कि आज मेरे लिए जो एलियन है उस वक्त मेरे लिए इंग्लिश थी कि बेटा कुछ बनना चाहते हो तो इंग्लिश तो सीखना पड़े। मैं था बहुत कॉन्फिडेंट, डर किसका था? सिर्फ इंग्लिश का। और मेरे साथ ऐसा नहीं है, ये हिंदी मीडियम वाले, मराठी मीडियम वाले, उर्दू मीडियम वाले अक्सर स्टूडेंट के साथ यही होता है। नागपुर के कई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से जो मुझे मैसेज करते हैं, सर सब आता है, इंग्लिश सिखा दो। ऐसा समझ लीजिए कि आज कोई चाइनीज में कुछ बोले तो आपकी और मेरे लिए जैसा है वो सेम वैसा उस वक्त मेरे लिए इंग्लिश थी। कुछ भी नहीं आता। बोलते ना, जब तक इंसान का अपमान नहीं होता उसके अंदर से आवाज नहीं आती। उस दिन मेरे अंदर से आवाज है कि अब इंग्लिश बोलकर बताऊंगा। 3-4 महीने में मेरी जिंदगी बदल गई। Tell me the one thing that was stopping you. एक ही चीज थी कि मुझे समझ में आ गया कि इंग्लिश एक लर्नेबल स्किल है। और मोहसिन, अगर तू मैथ्स पढ़ सकता है, साइंस पढ़ सकता है, तो इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है। उर्दू से आसान है, हिंदी से आसान है, मराठी से आसान है, और संस्कृत और अरबी से तो बहुत आसान है। क्या मेथड क्या है आपकी जो आप इंग्लिश सिखाते हो? आपका मेथड क्या है? मेरा मेथड बहुत सिंपल सा है। मैं एक बात मानता हूँ कि स्विमिंग की 100 बुक पढ़ लो आप, जब तक स्विमिंग पूल में कूदोगे नहीं ना, स्विमिंग नहीं सीखोगे। साइकिल चलाने पे 200 बुक पढ़ लो, जब तक सीट पे बैठोगे नहीं, हैंडल हाथ में लोगे नहीं, गिरोगे नहीं, साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। मैं ये बोल रहा हूँ कि इंग्लिश एक इतनी सिंपल स्किल है कि हर कोई सीख सकता है। रमेश, सुरेश, खालिद, रेहान, सबके बस की बात है। उनको डर लगता है और उनको ये लगता है कि आई कांट स्पीक इंग्लिश, तो मैं वहाँ से ट्रांसफॉर्म करना आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो ग्रामर को गहराई से सीखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस बारे में। वेलकम टू बियॉन्ड लॉजिक शो। आज हमारे साथ है मिस्टर मोहसिन अली। इनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मैं दे देता हूँ, क्योंकि मोहसिन अली सर को वैसे तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन वो लोग जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि मोहसिन सर बाय प्रोफेशन एक टीचर है। और टीचर भी कोई ऐसे प्रिपरेशन वाली टीचर नहीं, किसी को ये स्किल सिखाते हैं। और वो स्किल जो आज दुनिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। इनके स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया में हैं और हर कोई इनसे सिर्फ एक ही सवाल बोलता है या इनको एक ही बात बोलता है कि आप कैसे भी करके मुझे इंग्लिश सिखा दो। वेलकम मोहसिन अली सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वेलकम टू बियॉन्ड लॉजिक शो। इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर। एग्जैक्टली। आपका मैंने यहाँ बुलाने से पहले लास्ट पॉडकास्ट देखा था। काफ़ी अच्छे मेरे दोस्त हैं, उनके साथ आपका पॉडकास्ट हुआ। जी हाँ। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस हुए जिसके बारे में आपने बहुत सारी जानकारी दी। जी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नागपुर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। आप इन्फ्लुएंसर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, या जनरल लाइफ में भी इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन चुकी है। आपने इंग्लिश को सिखाने का फैसला किया, जबकि कभी मैं भी सीख रहा था तो मुझे पता है कि मैं खुद ही नहीं सोच पाता था कि मैं कभी इंग्लिश बोल पाऊंगा। राइट। फिर भी मेरे घर में इंग्लिश बैकग्राउंड था, मैंने इंग्लिश किताबें पढ़ी थी, लेकिन बोलने का कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था नहीं। राइट। आपने इसको सिखाने का फैसला किया, मतलब काफ़ी यूनिक है किसी के लिए भी सोचना कि मैं इंग्लिश सिखाऊंगा। जी। तो मुझे सबसे पहले आपका इंग्लिश के साथ इंटरेक्शन कैसा हुआ था, यहाँ से थोड़ी सी बताइए। देखिए, जैसे आपने बताया कि आपका एक बैकग्राउंड है, वैसा मेरा भी एक बैकग्राउंड है। वो बताऊंगा तो हमारा कॉन्वर्सेशन ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हाँ, बताइए। सबसे पहले तो मैं एक उर्दू उर्दू मीडियम के एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा हूँ। अच्छा। मतलब अपनी पहली क्लास से 12वीं क्लास तक, 1st to 12th मैंने उर्दू मीडियम पढ़ा है। और मैं 8th स्टैंडर्ड में था। मैं थोड़ा सा स्टूडियस था। स्टूडियस यानी जो नहीं, लोग बहुत मतलब पढ़ाई को बहुत इंटरेस्ट होता है पढ़ाई में, और कुछ बनना है जिंदगी में, जिनका एक गोल होता है। भले ही सरकारी स्कूल में है, उर्दू मीडियम में है, वहाँ कोई इन्वायरमेंट नहीं होता, कोई बहुत बड़ी रिच फैमिली से या करियर ओरिएंटेड बच्चे आते नहीं हैं। लेकिन मैं करियर ओरिएंटेड था, और उसका रीज़न मेरी मम्मी है। मतलब मेरी मम्मी का बचपन से एक फैसला था। मैं एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। एक ऐसे घर में रहते थे हम बचपन में कि चारों दीवार मिट्टी की थी, सर के ऊपर कवेलू का छत था, और बारिश में इतना पानी टपकता था कि हमारे घर के सारे बर्तन कम पड़ जाते थे, पर पानी टपकना बंद नहीं होता था घर में। हाँ, इतनी गरीब फैमिली से आता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पापा एक अच्छे इंसान नहीं थे, जैसे जनरली जो प्रॉब्लम्स होते हैं। ही वॉज अ गुड मैन, बट होता है कि कभी कभी डेस्टिनी किसी का साथ नहीं देती, उसकी मेहनत रंग नहीं लाती। तो काफ़ी हम मतलब बुरे वक्त से गुजर रहे थे। पर मेरी मम्मा का एक बहुत क्लियर था कि मेरी एक बड़ी बहन है, एक बड़े भाई है, और मैं सबसे छोटा हूँ, कि मुझे अपने तीनों बच्चों को पढ़ाना है ना, और पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना है। शी वॉज नॉट सो क्लियर कि किसको क्या बनाना है, पर कुछ हायर एजुकेशन पे लेके जाना है, सेटल नहीं करना है लेस पे। तो अब इतना पैसा तो था नहीं कि हमको इंग्लिश मीडियम में डाल देते। जब मैं तीसरा और सबसे आखिरी बच्चा था, तो बहुत कोशिश की, रिश्तेदारों से हेल्प मांगी,
जान पहचान के लोगों से हेल्प मांगी कि इसको इंग्लिश मीडियम में डाल दो। लेकिन अब वो कैसा है, एक माँ की मोहब्बत होती है, कोई भी किसी के बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डाल के उसका खर्चा उठाता नहीं, राइट। पर एक माँ की मोहब्बत होती है कि यार 2 बच्चों को तो नहीं पढ़ा पाई, ये तीसरा है और पढ़ाई में अच्छा भी है। प्लस ऐसा हो गया था कि मैं प्राइमरी स्कूल में था, तो मेरे एक टीचर ने मेरे मम्मी पापा को स्कूल में बुलाया और बताया कि बच्चे का मैथ्स और साइंस बड़ा अच्छा है, ये आगे जाके डॉक्टर इंजीनियर इस टाइप का कुछ बन सकता है, इसको कोई बड़ी स्कूल में डालेगा ना तो ये कुछ कर लेगा। तो मम्मा बहुत बेचैन हो गई, लेकिन बेचारे मजबूर थे, घर में तो खाने के ठिकाने नहीं थे। कई मतलब हमने ऐसी भी रातें देखी है कि मैं रात में भूखा भी सोया हूँ, मेरे भाई बहन भी भूखे सोए। मतलब सच्ची में आप सोए हो? हाँ, झूठ नहीं बोल रहा। नहीं, मुझे सिर्फ ये जानना है कि ऐसे घर परिवार में जब एक बच्चा बड़ा होता है तो क्या होती है, मतलब आप आगे किस चीज को देख रहे हो? देखिए, हम तो बहुत छोटे थे, हमको कुछ समझ में नहीं आता था। जो स्ट्रगल फेस कर रहे थे वो हमारे मम्मी थे और हमारे पापा थे। और उसमें भी क्या होता है कि जो हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट था हमारी माँ थी। मतलब वो हमेशा खड़े रहे कि नहीं, करेंगे करेंगे करेंगे। एक बहुत छोटा घर था, एक ही रूम का, उसमें रहना, ये सब करना, बहुत चैलेंजेस थे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज की कोई लड़की रहती तो गिव अप करके चले जाती। मतलब आज की तो जेनजी होता तो कोई सुसाइड कर लेता, पर शी वॉज, वो हमेशा खड़ी रही वहां पर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पढ़ाने का हमें सोचा, तो अब हम इंग्लिश मीडियम के तो पैसे नहीं थे भैया, जिनके घर में कभी कभी रात को खाने को पैसे नहीं है, जैसे हम इंतजार करते थे पापा आएंगे, कुछ आएगा, हम कई बार भूखे सो जाते थे, राइट। और कोई ऐसी अच्छा फैंसी फूड नहीं खा पाते थे कभी, है ना। तो ठीक है, चलता था वो। फिर जब दिन थोड़े से बदलने लगे, मैं हाई स्कूल में जब गया तो तब थोड़े से हालात चेंज होने लगे। कैसे? पापा मेरे एक मतलब बहुत स्ट्रगलिंग टाइप के जो लोग होते हैं, जो बहुत स्ट्रगल करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वैसे थे। हमारा घर, मतलब मैं एक बहुत काफ़ी बड़ी फैमिली से आता हूँ, लेकिन बाद में कुछ ऐसा कोलैप्स हुआ, फाइनेंशियल कोलैप्स हुआ, तो पापा को अलग से एक बिजनेस शुरू करना पड़ा। पापा ने एज ए लेबर काम चालू किया, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर का काम करते थे। पापा ने वहाँ से ग्रोथ करके मिस्त्री बने, फिर पापा सिविल कॉन्ट्रैक्टर बने। मतलब इट्स बिन 35 ईयर्स पापा प्रैक्टिस करते हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, राइट। और उसके बाद फिर जब मैं हाई स्कूल में गया तो पापा के वहाँ से दिन बदलने लगे, हम लोग काफ़ी फिर अच्छे होने लगे। हमारे घर में टीवी आया, फ्रिज आया, वॉशिंग मशीन आई। हमारे घर में, आप यकीन नहीं मानोगे, एक टेबल फैन था, हमारे घर में सीलिंग फैन भी नहीं था। फिर पापा ने सीलिंग फैन लाया, हमारे घर गैस आई, हमारे यहाँ गैस भी नहीं थी, गैस स्टोव नहीं था, गैस नहीं था, सिलेंडर नहीं था। फिर हमारे दिन बदलने लगे। जब मैं हाई स्कूल में 8, 9, 10th में गया तो फिर 11, 12th पापा बोलने लगे कि अब तो इंग्लिश मीडियम ले ले। पर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था ना। इंग्लिश तो मतलब ऐसा था कि, क्या थी आपके लिए इंग्लिश, क्या थी? मतलब आप ये समझ लीजिए कि आज मेरे लिए जो एलियन है, उस वक्त मेरे लिए इंग्लिश थी। जैसे आज मैं एलियन के बारे में जो सोचता होगा, या एक आज का स्कूल का बच्चा एलियन के बारे में कैसे रहते होंगे, कैसा रहते होंगे, कैसे दिखते होंगे, कैसी बात करते होंगे, उनके पास भी 5 सेंसेस होंगे क्या, वो भी रोते होंगे क्या, हंसते होंगे क्या। तो हमें ऐसा लगता था कि भाई ये तो हमारे लिए है ही नहीं। इंग्लिश अमीर लोगों के लिए है, कॉन्वेंट में पढ़ने वालों के लिए है, संदीपानी में, सेंटर पॉइंट में बड़े लोगों के लिए है, ये तो बिशप कॉटन में पढ़ने वालों के लिए, SFS में पढ़ने वालों के लिए, हमारे लिए नहीं है, राइट। और आप एक उर्दू मीडियम स्कूल से, मीडियम स्कूल में पढ़ते थे। तो मुझे आपके स्कूल के बारे में थोड़ा सा ये बताइए कि जब आप स्कूल में थे तो वहाँ उस उर्दू मीडियम स्कूल की क्लास में इंग्लिश को कैसे देखा जाता था? देखिए, एक बात बताता कि पहले तो ऐसा है कि जैसे हर स्कूल में आजकल KG से, नर्सरी से, फर्स्ट स्टैंडर्ड से इंग्लिश पढ़ाया जाता है, हमको ABCD ही 5th स्टैंडर्ड में पढ़ाई गई। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इंग्लिश। और ये हर उर्दू मीडियम स्कूल में बच्चों को, हर उर्दू मीडियम में ऐसा ही होता है। फर्स्ट से आपको इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होता ही नहीं है? जब मैं पढ़ा, आज का क्या है मुझे नहीं पता करिकुलम का, आज तो आ गया होगा चेंज, पर जब मैंने पढ़ा तो हमें तो 5th में ही ABCD पढ़ाई गई थी। अच्छा, राइट। मतलब ये जो दोनों तीनों सब्जेक्ट थे, हिंदी, मराठी और इंग्लिश, ये 5th से इंट्रोड्यूस हुआ। 4th तक तो हम सिर्फ उर्दू ही पढ़ते रहे, ठीक है। तो फिर हमने वहाँ पे ABCD पढ़ी। फिर इंग्लिश पढ़ना एक चैलेंज था। आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं 8th स्टैंडर्ड में था और मुझे इंग्लिश की रीडिंग नहीं आती थी, 3 साल गुजर चुके थे। तो मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था तो तब फिर मेरे दिमाग में आया कि यार इंग्लिश सीखना है। क्योंकि जब मैं बहुत सारे लोगों से मिला, कोई डॉक्टर से मिला, ये MBBS कर रहा है, ये BE कर रहा है, तो पता चला कि आगे की पढ़ाई तो ये उर्दू में होती ही नहीं है, ये तो इंग्लिश में होगी। ये आपको 8th में रियलाइज हुआ? 8th में पता चला। हाँ। कोई इंसिडेंट जहाँ पे आप किसी से मिले हो जिसने इंग्लिश में बात किया और आपको लगा कि दिस इज समथिंग फैसिनेटिंग? एक्चुअली कैसा हुआ कि मैं, ये जाफर नगर की आपकी एक बात थी, मैं मतलब एक डॉक्टर से मिला था। जब उनसे मैं मिला तो उन्होंने मुझसे कुछ 1-2 सवाल पूछे इंग्लिश में,
और मतलब मैंने भी बोला कि सर डॉक्टर कैसे बनते हैं, मतलब एक था फैसिनेशन पूछना कि कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल, मतलब इंग्लिश में कुछ सवाल पूछे, तो मैंने बोला सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इतना पता था कि इंग्लिश बोल रहे हैं। देन आई केम टू रियलाइज कि यार इंग्लिश तो सीखना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने मुझे कोई ऐसा ह्यूमिलेट नहीं किया, उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा कुछ बनना चाहते हो तो इंग्लिश तो सीखना पड़ेगा। अगर आप उर्दू ठीक है हमारी लैंग्वेज है, ऐसा है जो भी है, पर उर्दू तो सीखना पड़ेगा अगर कुछ बनना चाहते हो। क्लियर नहीं था जब क्या बनना, इंग्लिश तो सीखना पड़ेगा। फिर जब मैं 10th स्टैंडर्ड में गया तो एक इंसिडेंट हुआ। हमारे एक इंग्लिश के टीचर थे, तो बहुत अच्छे टीचर थे वो, और जितने हमारे स्टाफ में टीचर थे उसमें सबसे अच्छे कपड़े पहनना, सबसे मतलब उनका स्टाइलिश। हाँ, तो वो इंग्लिश पढ़ाते थे हमें। कौन सी क्लास में? 10th स्टैंडर्ड, 10th में। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैं अपनी क्लास के बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में से एक था, पहले डेस्क पे बैठा करता था। आप सभी सब्जेक्ट में अच्छे थे? सभी सब्जेक्ट में, इंग्लिश को छोड़ के। मैथ्स और साइंस में तो बहुत ही अच्छा था बचपन से ही? बचपन से, जो आपको 3rd में जो आपकी मम्मी को बुला के बोला गया था तब से? हाँ, तो मुझे मैथ्स और साइंस बहुत समझता था। जैसे अभी भी मैथ्स के कैलकुलेशन, कोई दुकान पे गए तो दुकानदार कैलकुलेटर लेके घूमता रहता है, मैं वैसे बता देता हूँ। वो ऊपर वाला किसी किसी को गिफ्ट दे देता है। तो आपको नंबर का और लैंग्वेज का गिफ्ट मिला है? हाँ, ऐसा बोल सकते हैं आप। क्या बात है। हाँ, बताइए आगे। तो मतलब इसमें मेरी कोई तारीफ नहीं है। हाँ। जिसने दिया है उसी की तारीफ है। सही है। तो 10th स्टैंडर्ड में मैंने भरी क्लास में, हमारी क्लास में अराउंड 80 to 90 स्टूडेंट्स थे। तो मैंने पूछ लिया कि सर मुझे इंग्लिश बोलना है, क्या करना पड़ेगा? तो वो सर ने मुझे बहुत खराब जवाब दिया और मुझे बहुत बुरा भी लगा। पूरी क्लास में बोला, आप सब लोग देख रहे हैं, बोले मोहसिन साहब है, इन्हें इंग्लिश बोलना सीखना है। मैं एमए हूँ बोले इंग्लिश लिटरेचर में, मैं इंग्लिश नहीं बोलता, इनको इंग्लिश बोलना है। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे उस दिन ये थॉट मिल गया कि भाई अगर कोई बंदा एमए करता है इंग्लिश में, वो इंग्लिश नहीं बोल पाता, तो मोहसिन तू क्या बोल लेगा? मुझे तो यही सीखने मिला ना टीचर से। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। 10th स्टैंडर्ड जब निकली हमारी, तो फिर 11th 12th में पापा बोले कि अब 11th में तू पॉलिटेक्निक कर ले या 11th से इंग्लिश में एडमिशन कर ले। तो इंग्लिश का नाम सुन के तो तबीयत खराब हो जाती थी। तो आप जब बचपन में आपसे पूछा जाता था कि आगे क्या करना है, तो आपका क्या जवाब होता था? देखिए, मैं तो वहां तक के क्लियर नहीं था। ये भी एक स्टोरी आपको बताता हूँ कि फिर मेरी एक मासी है, मेरी मम्मा की कजन है, उनकी शादी लंदन में हुई। मतलब जो लड़का था वो लंदन का था, और मेरी मासी जो है बालाघाट में रहती है। तो मैं बचपन में शादी में गया, तो वहां से मौसा आए, तो उनका एक अलग ही, हमारे खालू, उनका एक अलग ही मैंने जलवा देखा कि मतलब उनका रहन सहन, बातचीत, उनकी फैमिली, हम इंडियंस अलग ही, और ऊपर से हमारी उस टाइम बहुत अच्छी हालत थी भी नहीं फाइनेंशियली। तो मैंने वहां से एक दिमाग बनाया, तो उनसे पूछा था कि आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मैंने पूछा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तो बोले आपको कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं? मिला मैथ्स, और बोले मिला साइंस। तो बोले ठीक है, आप इंजीनियर बनने के लिए तैयार हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। तो ये इंसिडेंट जब हुआ, तो उसके बाद जब मैंने 12th स्टैंडर्ड में गया, तो तब मैं क्लियर हो गया था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। बीइंग एन उर्दू मीडियम स्टूडेंट, इतना डर था कि हमारे टाइम पे इंजीनियरिंग के 2 एंट्रेंस होते थे। एक होता था AIEEE और एक होता था SEEE। ऑल इंडिया लेवल पे AIEEE और स्टेट लेवल पे पुरानी याद दिला दिया आपने मेरे को, तो AIEEE बोल के। हाँ। तो मैं इतना डरा हुआ था कि वो पेपर, वो एग्जाम भी इंग्लिश में हो गए, हालांकि MCQs हो गए, पर कोई क्वेश्चन तो लिखा हुआ होगा ना इंग्लिश में। पढ़ाने वाला, जब हमारे टाइम पे जो क्लासेस चलती थी, कोचिंग क्लासेस, वो भी पढ़ाने वाला इंग्लिश में पढ़ाएगा। मैं तो फिजिक्स भी उर्दू में पढ़ रहा था, केमिस्ट्री भी उर्दू में पढ़ रहा था, बायोलॉजी भी उर्दू में पढ़ रहा था, है ना। और उस वक्त एक बड़ा मतलब अच्छा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। मुझे चश्मा बचपन से, आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, जब से मुझे स्पेक्स है। और क्या है आपका नंबर चश्मे का? 4.5 पौने 5। अलग अलग है? हाँ। काफी ज्यादा है ना? हाँ, काफी ज्यादा है। हाँ, ज्यादा पढ़ लिया था। अच्छा। हाँ। तो हाँ, मैं एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गया बचपन में। हाँ। तो उन्होंने पूछा कि बेटा क्या करते हो? मैं 11th में था, तो मैंने कहा कि मैम मैं साइंस पढ़ता हूँ उर्दू मीडियम से। तो शी वाज सरप्राइज्ड, उर्दू मीडियम में साइंस पढ़ाते हैं? अब वो क्योंकि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थी, तो फिजिक्स का एक टर्म पूछा, बोले आप वेलोसिटी को क्या कहते हैं? मैंने कहा रफ्तार। तो हमारे को थोड़े थोड़े इंग्लिश के टर्म सिखाने लगे थे वहां से। तो मुझे आज भी याद है कि हमने पूरा साइंस इंग्लिश में, उर्दू में पढ़ा वहां तक। तो मैं SEEE देने के लायक भी नहीं था। अच्छा। इतनी डेयरिंग नहीं थी कि मैं SEEE दे पाऊं। मैं था बहुत कॉन्फिडेंट। डर किसका था? सिर्फ इंग्लिश का। जैसे किसी को अंधेरे का डर है, किसी को भूत का डर है, मुझे इंग्लिश का डर था। और मेरे साथ ऐसा नहीं है, ये हिंदी मीडियम वाले, मराठी मीडियम वाले, उर्दू मीडियम वाले, अक्सर स्टूडेंट के साथ यही होता है।
कि उनको इंग्लिश का डर होता है? होता है। मेरे मैं स्टूडेंट मराठी मीडियम से हूँ। हाँ, मेरे जो अभी स्टूडेंट है जो मेरे पास पढ़ते हैं उनको आज भी डर है। नागपुर के कई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से जो मुझे मैसेज करते हैं, सर सब आता है, इंग्लिश सिखा दो। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा डीएम भरा पड़ा है। नाम नहीं लेंगे, गूगल कर लेना। तो मेरा डीएम भरा पड़ा है हाँ। कि सर मैं समझ तो लेता हूँ, बोलना नहीं आती, सर मैं हिंदी में तो बढ़िया कंटेंट बनाता हूँ, मुझे इंग्लिश में एक पेज चालू करना हाँ। है ना, पर उनकी इंग्लिश में दम नहीं है। तो वो डरते, इंग्लिश से आज भी डरते हैं। उनको कैमरा का कॉन्फिडेंस है, बड़े बड़े इवेंट्स में जा सकते हैं, उनके रील्स मिलियंस में जाते हैं, पर इंग्लिश से वो भी डरते हैं। ये डर है इंडिया में, मुझे भी था। तो फिर मैंने रास्ता निकाला कि भाई अपने को तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो रास्ता निकाला कि बीसीए कर सकते हैं। तो फिर मैंने बीसीए किया। बीसीए में जब कॉलेज में गया तो बहुत ही बेकार इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मैं कॉलेज में गया तो फर्स्ट ईयर था मेरे कॉलेज का। अब मैंने ले लिया एडमिशन एक क्रिश्चियन मिशनरी के कॉलेज में, एसएफएस कॉलेज में, सेमिनरी हिल्स में। वहाँ उस वक्त बीसीए की इतनी डिमांड थी कि लोगों को ना डोनेशन देके भी एडमिशन नहीं मिलते थे। मुझे पहले राउंड में एडमिशन मिल गया था, राइट। आई वाज हैप्पी कि मुझे सीट मिल गई। एक चैलेंज था कि भाई फीस कहाँ से लेंगे, पापा ने उसका भी अरेंजमेंट कर दिया। पापा बोले बचपन जैसा नहीं है बेटा, बोले मैं करूंगा अरेंजमेंट, बचपन से पैसे भी जमा किए थे, सब करूंगा। पापा ने अरेंजमेंट किया, मैं पहुंचा कॉलेज। पहले दिन कॉलेज पहुंचा ना तो मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि गया पहले लेक्चर में बैठा, एक लेक्चरर आई पढ़ाने के लिए, सिर्फ इंग्लिश बोल रही है, वो हिंदी बोलती नहीं। फिर एक लेक्चरर आया, वो पढ़ाने लगा, वो भी इंग्लिश बोल रहा है। हाँ। अब ये तो दोनों ठीक थे क्योंकि ये महाराष्ट्रियन लोग थे, मराठी लोग थे। हाँ। तो इनकी इंग्लिश इतनी सुपर नहीं थी। फिर एक क्रिश्चियन टीचर आई। हाँ। उसकी इंग्लिश आपको बता नहीं सकता मैं, मतलब मैं लाइफ में याद करता हूँ वो टीचर को हमेशा। तूफान इंग्लिश बोलती थी, मतलब इतना स्टाइल, इतना प्रोनाउंसिएशन। हाँ, एक इंसान सिर्फ सादगी से बोलता है और एक इंसान बहुत स्टाइल से बोलता है। वो बहुत अच्छी टीचर भी थी, पढ़ाती भी बहुत जोरदार थी, पर उनका एक तरीका बहुत ही नागवार गुजरता था मुझे, कि वो क्या करती थी, 45 मिनट के लेक्चर में 30-35 मिनट ही पढ़ाती थी, और पूरी क्लास में 120 लोग थे, 60 से ज्यादा लड़कियां, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले खुश नसीब होते हैं कि उनकी क्लास में लड़कियां ज्यादा होती है, राइट। तो 60 से ज्यादा लड़कियां थी, बाकी लड़के थे। किसी को भी बुला लेती स्टेज पे, बोर्ड पे, मैंने अभी जो पढ़ाया इसको एक्सप्लेन करो। चैलेंज ये इंग्लिश में करना पड़ेगा। अब भाई मैं तो नहीं दे सकता था आंसर, तो मैं जाता था सबसे पीछे के डेस्क पे, एक आधा बड़ी हाइट वाले लड़के को देखे, उसके पीछे छुप के बैठ गए। अटेंड कर रहे, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, 1 महीना हो चुका है कॉलेज को, ये लोग क्या पढ़ाते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि आज कोई चाइनीज में कुछ बोले तो आपके और मेरे लिए जैसा है वो सेम, वैसा उस वक्त मेरे लिए इंग्लिश कुछ भी नहीं आता था। तो फिर मैम ने एक दिन देखा, मुझे आज भी डायलॉग याद है। मैम बोलती है, यू नेवर केम अप ऑन स्टेज राइट, टुडे इट्स योर टर्न, कम ऑन कम अप। मुझे आवाज दिया उन्होंने, आओ बोले ऊपर आओ। आप भी हंस रहे हो और मुझे भी आज हंसी आती है जब मैं वो वापस इनसे। पर मेरी उस वक्त जो हालत हुई थी मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया, आई वॉज स्वेटिंग पूरी बॉडी में, एंड आई वॉज लिटरली शिवरिंग, पैनिक अटैक टाइप। हाँ, मेरे हाथ पैर थर थर कांपने लगे, एंड आई वाज क्लूलेस। मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा था, सिर्फ मेरे दिमाग में ये था कि स्टेज पे गया, 60 लड़कियों के सामने मेरी पूरी बेइज्जती आज होने वाली है। क्योंकि एक 17 साल का लड़का, उसके दिमाग में ये चलता है कि लड़कियों के सामने मेरी क्या इमेज है, ये क्लास के लड़कों के सामने मेरी क्या इमेज है। अब मैं ये सब सोच रहा था, मैम ने आवाज लगाया, सुना ही नहीं दिया, कम ऑन कम अप ऑन स्टेज। अब मैं उतरा, गले हुए ऐसे झुके हुए कंधे, कॉन्फिडेंस टूटा हुआ, धीरे धीरे गया स्टेज पे, जाके हाथ बन के चुपचाप खड़ा हो गया। 1-2-3 मिनट गुजरे, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, आई वॉज स्टैंडिंग लाइक अ स्टैचू, नीचे देख रहा हूँ, नजर ऊपर नहीं उठा रहा, किसी से निगाह नहीं मिला रहा। सब लोग मेरे ऊपर बहुत हंसे, बहुत हंसे, इतना हंसे कि मैं आपको नहीं बता सकता। लड़कियां हंसी, क्योंकि वो सब लोग बिशप कॉटन से पढ़े थे, एसएफएस से पढ़े थे, सेंटर पॉइंट से पढ़े थे, उनके लिए इंग्लिश कोई नई चीज नहीं थी। वो बचपन से इंग्लिश में बात करते हुए आ रहे थे अपने टीचर्स के साथ, या कहीं और। उन्होंने इंग्लिश के बुक्स पढ़े थे, मैंने नहीं पढ़ा था। मैंने तो उतना ही रट लिया था जितना 10th-12th के बोर्ड में मुझे पढ़ना था। हमें तो लेटर भी रटाए जाते थे, राइट, ऐसे भी रटाए जाते थे। तो वहां मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैम ने मुझे बहुत डांटा भी, बोला भी कि भाई ये उर्दू मीडियम वालों का काम नहीं है, आप मतलब शायद नहीं कर पाओगे। मैम ने पूरी क्लास में मुझे डांटा भी, और मैं आज भी उनको थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि आज मैं जहाँ पे हूँ वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। वो टीचर मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। मेरे करियर में सबसे बड़ा रोल मेरी मम्मी का है। उसके बाद वो एक टीचर ने जो चेंज दिया मुझे वहां से, उन्होंने स्टेज पे उस दिन बुलाया। बोलते ना, जब तक कि इंसान का अपमान नहीं होता उसके अंदर से आवाज नहीं आती। उस दिन मेरे अंदर से आवाज आई कि अब इंग्लिश बोलकर बताऊंगा।
उसके बाद नागपुर के उस वक्त एक बहुत मशहूर कोच हुआ करते थे, वो बहुत टेढ़े दिमाग के थे, लोग उनके पास पढ़ने के लिए जाते नहीं थे। जब पहली बार भी मैंने इंग्लिश पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो कहीं VNIT कॉलेज के आसपास कहीं पढ़ाते थे, अब तो मैं नाम भी भूल गया। मतलब इसको तो 20 साल हो गए ना, 2006 की बात है, 2006 की बात है, 20 साल हो गए। कुछ साउथ इंडियन बंदा था, मैं नाम भूल रहा हूँ, राइट। बहुत टेढ़े थे वो दिमाग के, बहुत स्ट्रिक्ट भी थे, लोग उनके पास जनरली जाने के लिए थोड़ा सा कतराते थे, पर मैं गया और उनकी उंगली थाम लिया। उनसे मुझे ऐसा कोई बहुत भारी चेंज नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम अगले 2-3 महीने मेरे प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, मैं जो जो करवाता हूँ करो। मैंने उनको एक एक्सपर्ट बंदा बन के उनकी उंगली पकड़ ली, जो जो बोला वो करता गया, जो जो बोला वो करता गया, जैसा बताया उन्होंने, ऐसा करो, ऐसा बोलो, वैसा करो, ये करो, वो करो। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 2-3 महीने कॉलेज नहीं गया, दोस्तों से नहीं मिला। हमारे जमाने में कीपैड वाला फोन आता था, रिलायंस का 500 रुपए वाला, मैंने वो फोन बंद कर दिया, फोन कंप्लीटली बंद कर दिया। उस जमाने में टीवी बहुत चला करती थी, मैंने टीवी देखना बंद कर दिया, कंप्यूटर था वो भी बंद कर दिया। कंप्यूटर सिर्फ मैं यूज करता था अपने इंग्लिश सीखने के पर्पज से, और एक दिन में 8-8 घंटे प्रैक्टिस करता था, मिरर के सामने खड़े रह के, ये डायलॉग, वो डायलॉग, ये टॉपिक, वो टॉपिक। मैं बोलता बहुत हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो मैंने वो बोलना इंग्लिश में शुरू किया। 3-4 महीने में मेरी जिंदगी बदल गई। पहले से आप एक्सट्रोवर्ट थे? पहले से एक्सट्रोवर्ट था, सिर्फ लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, एक्सट्रोवर्ट में पहले से ही था। मतलब मैं बहुत बोलने में बिलीव करता हूँ, अच्छी बातें करो, लोगों को हंसाओ, बहुत कुछ बोलो, अपने आप को एक्सप्रेस करो, अंदर कुछ मत रखो, अंदर रहता है तो बर्डन हो जाता है। आपके दोस्त लोग आपको कैसे देखते हैं? एक जमाना था, मेरे जितने भी दोस्त थे उनको ऐसा लगता था कि ये लाइफ में कुछ खास नहीं कर पाएगा। मेरे कुछ दोस्त तो मेरे ऊपर बहुत हंसते भी थे। मैं अपने एक दोस्त का नाम नहीं बोलूंगा, मुझे LS बोलता था, मतलब लो स्टैंडर्ड। अच्छा। और अपने आप को HS बोलता था, मैं हाई स्टैंडर्ड हूँ। हाँ। तुमको इंग्लिश नहीं आती, तुम उर्दू मीडियम से हो, एक गरीब फैमिली से आते हो, हम्बल बैकग्राउंड से आते हो, बहुत पैसा नहीं है तुम्हारे मम्मी पापा के पास, है ना, तो यू आर LS एंड आई एम HS। फिर वहां से जब मैं ग्रेजुएशन में गया तो मेरे पापा के दिन बदलने लग गए, उनका बिजनेस मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाने लगा, तो फिर मैं भी HS बनने लगा, जेब में पैसे आने लगे, पापा पैसे कमाने लगे तो हमारे भी जेब में पैसे आए, है ना। फिर हमारा सब कुछ चेंज हो गया, चाल ढाल चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हुआ। फिर वहां से इंग्लिश जर्नी ने जो टर्न लिया, मैं इंग्लिश एक बार जब सीखा, उसी क्लास में फिर मुझे एक बार ना बोलने का मौका मिला, और मैंने इंग्लिश में एक ऐसी स्पीच दिया कि पूरी क्लास वॉज फ्लैबरगास्टेड। क्या बात है, क्या टॉपिक था? एक्चुअल में मुझे एक अनाउंसमेंट करना था, हाँ, किसी इवेंट के बारे में, और मैं गया, मैंने अनाउंसमेंट किया, और अनाउंसमेंट करके मैंने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी, क्योंकि वैसे तो भड़ास निकालने देते नहीं थे। मैंने सबको बताया कि देखो तुम लोग मेरे ऊपर हंसे थे, ये आप बोल के बताओ थोड़ा सा बोल के बताओ। तो अब मुझे तो एकदम वर्ड बाय वर्ड तो याद नहीं, जितना आप अपनी इंग्लिश में उस वक्त के इमोशन बताओ। देखिए कैसा है कि मैं क्लास में गया और मुझे एक एक्टिविटी के बारे में वहां पर अनाउंसमेंट करना था, मैंने उसका अनाउंसमेंट किया, एंड एवरीवन वाज शॉक्ड कि मौसन इज स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो आई टोल्ड देम दैट आई वाज एन उर्दू मीडियम स्टूडेंट एंड इट इज नॉट माय फॉल्ट। आई वाज बोर्न इन अ humble family. My dad is not so rich. My mother is not so rich. And that's the reason I was not able to take admission in an English medium school. It was not my fault. It is the decision taken by someone else who took this decision and who allowed me and granted me to go through this life. And I'm grateful for this. I have no problem with this. Okay. I was so, emotional that time when I was delivering that speech, and I was extremely, extremely humble. Like I got this opportunity to tell my journey, and you people laughed on me. This is the responsibility of each one of you who are here in my class. You are my batchmates. You are my brothers and sisters. Like you are my batchmates, and you will be here with me for the next 3 years, right? You should support me. You should have supported me that time. Rather, what you people did, you laughed on me. You all made a fun of me. You people could told me that, Mohsin, come, we will teach you English. We will make you a fluent English speaker. You all laughed. You all put me down. After that, I decided to go through an English course. I went through that English course, and today I'm standing in front of you. I'm talking in English with so much confidence, and I'm challenging you. You people are from English medium students, but no one of you can speak English the way I can speak right now. I challenged all of them.
because I was an extrovert and I am a good communicator by birth, right? So I challenged all of them. So I told them what happened to me should not happen to anyone else in the coming batches. There are many people who are from Marathi medium background. There are some people who are from Hindi medium background. There are some people who are from Urdu medium background. These are the major non-English medium backgrounds available in Nagpur. So if people are coming from those backgrounds, you should support them. You should take them in your groups. You should talk to them in English. You should teach them the basics of English. So this is what my speech is. I mean, I could not remember word by word because it was 2006, almost 20 years back. So that was my speech, and I thanked all of them. First of all, thank that teacher. Because of her, today I'm speaking in English. Because of her motivation, I'm sitting with you in this podcast, right? And because of those people who laughed on me, they motivated me to be here and to talk with you. So I really thank all of them. And I have no enmity with them, because they laughed on me, they called me LS. There is no problem. Tell me the one thing that was stopping you from becoming a pro communicator in English like you are today. वो कौन सी पहली चीज थी? मतलब आपने क्या सीखा? क्योंकि आप एक जर्नी में हो, आपने देखा है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मेरा मजाक उड़ाया गया, फिर उसी स्टेज के ऊपर में मैंने उनको जवाब दिया. उस गैप में आपने एक कौन सी चीज समझ गए आप जो उस मोहसिन अली को नहीं मालूम थी लेकिन इस मोहसिन अली को मालूम थी? क्या गैप थी? एक ही चीज थी कि मुझे समझ में आ गया कि इंग्लिश एक लर्नेबल स्किल है. लर्नेबल स्किल है. हाँ. और मोहसिन, अगर तू मैथ्स पढ़ सकता है, साइंस पढ़ सकता है, तो इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है. उर्दू से आसान है, उर्दू से आसान है, हिंदी से आसान है, हिंदी से आसान है, मराठी से आसान है, मराठी से आसान, संस्कृत और अरबी से तो बहुत आसान है. क्या बात कर रहे हो? मैं 5 भाषाएं जानता हूँ. कौन सी? इंग्लिश एक्सपर्ट लेवल पे बोलता हूँ. इंग्लिश, उर्दू बहुत ज्यादा एक्सपर्ट 2 लैंग्वेजेस में, हिंदी, मराठी, अरेबिक में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ. 5 लैंग्वेजेस जानता हूँ. अरेबिक आप समझ भी पाते हो? बहुत कुछ. अगर कुरान पढ़ा जाता है तो मैं समझ लेता हूँ कि किस बारे में बात चल रही है. नॉट एग्जैक्टली जैसे कि कोई रिलीजियस स्कॉलर समझ पाए, पर किस बारे में बात चल रही है वो समझ में आ जाएगा, है ना. हाँ. और रही बात उसकी कि अरबिक एक बहुत डिफिकल्ट भाषा है, उसका रेसिटेशन भी बहुत डिफिकल्ट है, हर इंसान कॉमन मैन नहीं कर सकता. मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है, जिसको किरत बोलते हैं आप, जो रेसिटेशन होता है प्योर तजवीद के साथ, मुझे वो भी आता है, राइट. तो जब मैंने ये लैंग्वेजेस सीखी तो मुझे ऐसा लगा इंग्लिश तो कुछ भी नहीं है. जितना टाइम सिर्फ अरबी को रीडिंग को लगा था, उतने दिन में तो इंग्लिश बोल चुका था मैं. शायद आपने भी बचपन में अरबी सीखी होंगी, है ना. तो हमको अरबी सीखने के लिए जो हम बेसिक कायदा पढ़ते हैं या जो बिगिनर्स चीज होती है जहां पर हमें वर्ड्स को जोड़ना, हिज्जे करना सिखाया जाता है, जितना टाइम उतने में लगा उतने दिन में तो मैं इंग्लिश बोल चुका था. अच्छा. तो इंग्लिश इतनी डिफिकल्ट नहीं है. मैं समझ गया था कि लर्नेबल स्किल है और इसको सीखा जा सकता है. और मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि मोहसिन तू कर सकता है. बस एक बार इंसान के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर आप कुछ भी सीख सकते हो, है ना. जैसे एलॉन मस्क सीख रहा है, कुछ भी सीख लेता है, तो वो क्योंकि कॉन्फिडेंस है बंदे के अंदर, है ना. वो कुछ भी कर लेता है, कार भी बना लेता है, सॉफ्टवेयर भी बना लेता है, स्पेस टेक्नोलॉजी भी बना लेता है, कुछ भी बना लेता है, क्योंकि वो एक एटीट्यूड है ना. तो ऐसे ही मतलब मैंने वहां से अपना एक एटीट्यूड चेंज किया. आप मानते हो आपके अंदर भी ये एटीट्यूड है कि आप सीखने को, मतलब कोई भी चीज को सीखा कैसे जाता है, ये आप सीख गए हो? हाँ. देखिए, मेरे करियर में मैंने बहुत सारे शिफ्ट हुए हैं. जैसे पहले मैंने BCA किया, फिर MCA किया. उसके बाद मैंने 2 डिप्लोमास भी किए. एक डिप्लोमा इन सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके बाद एक डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग एंड माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज. ऐसे जब मिलाकर मेरे पास 2 डिग्री 2 डिप्लोमा हो चुके थे, राइट. उसके बाद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हुई, मैं रायसोनी से MCA किया है. तो एक बहुत बड़ी कंपनी का ओपन कैंपस था और वो ओपन कैंपस में पूरे नागपुर के MCA के स्टूडेंट आए थे. मैं बोल सकता हूँ आपको 1000-1100 स्टूडेंट हो गए वहां पर. नागपुर यूनिवर्सिटी में जितने MCA के कॉलेजेस आते हैं सब थे, और उस जमाने में MCA में भर के एडमिशन होते थे. सीट नहीं मिलती थी, आज की तरह नहीं था वो दौर. उस टाइम BCA एडमिशन में सीट्स खाली नहीं रहती थी, राइट. तो वो कंपनी ने 1100 में से, मेरा BCA तो कंप्लीट हुआ SFS से, फिर रायसोनी से MCA किया, 1100 में से 6 लोगों को सिलेक्ट किया होगा, एंड आई वाज वन ऑफ देम. तो मैं उसमें से एक था, राइट. मिहान में कंपनी थी वो, और एक उनका मतलब हेड ऑफिस US में था, नागपुर में ऑफिस था, हैदराबाद में था. किस क्राइटेरिया पे आपका सिलेक्शन हुआ था?
4 अलग अलग राउंड हुए थे, जैसे एक जनरल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट होता है, बस वैसा ही एक प्लेसमेंट था। पहले मतलब एक उनका एप्टीट्यूड टेस्ट था, उसके बाद फिर एक पर्सनल इंटरव्यू था, फिर एक और इंटरव्यू था। कैसा है मतलब 3-4 राउंड उसके अंदर में उन्होंने लिए थे। फाइनल राउंड उनके ऑफिस में मियान में हुआ था, वहां पे भी 25 लोग के करीब उन लोगों ने फाइनल राउंड में बुलाए थे, फिर 25 में से 6 निकाले थे, तो आई वॉज वन ऑफ देम, है ना। पर मैं मतलब अपने तो आपको इसमें भी इंग्लिश का हेल्प हुआ? बिल्कुल हुआ। और जब मैं एमसीए में था तो मैं तो 3 कंपनी में प्लेस हुआ था। एक कंपनी में तो सिर्फ इसलिए प्लेस हुआ था कि मैंने जीडी जीत लिया था, जो इंजीनियरिंग के एक फॉर्मेट में एक जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन। तो एक कंपनी आई, उन्होंने पहले ही राउंड जीडी लिया, मैंने तो पूरा तोड़ डाला, क्योंकि मेरी बैच में शायद मतलब कई लोग बोलते थे यू आर द कम्युनिकेटर ऑफ द बैच, राइट, जो बोलने की मेरे अंदर स्किल्स थी। मतलब कोई इवेंट हो रहा है तो मैं ही होस्ट करूंगा, किसी कोई गेस्ट आ रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस करना है तो मैं ही करूंगा, बस आप बता दो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन है, मैं सब बोल दूंगा। लाइक मैं बाय बर्थ एंकर हूँ, ऐसा आप बोल सकते हैं। हाँ, उतना प्रोफेशनल नहीं जैसा आप लोग है, आकाश है, राइट। फिर मतलब मेरी वो लाइन नहीं है, लेकिन मैंने अपने कॉलेज में कई इवेंट होस्ट किए और मैं सबसे आगे आगे रहता था। हमारे कॉलेज में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मतलब वो हुए इवेंट्स हुए, तो उसमें भी मैं फाइनल राउंड तक गया, टॉप 3 में पहुंचा, क्योंकि वो मेरा कम्युनिकेशन अच्छा था, मुझे इंग्लिश आती थी। और ऐसा होता है कि आप नागपुर जैसी सिटी में और आपको इंग्लिश आती है, मतलब आप क्लास के हीरो। सही है। आप भले ही बहुत गोरे कंपटीशन कम है, आपका बहुत ड्रेस सेंस नहीं है। मेरा तो हो गया था जब मेरे पापा अच्छे पैसे लगाने, मतलब बहुत पैसे कमाने लग गए थे, और आपके बाप के पास पैसा हो तो आपका ड्रेस सेंस ऑटोमेटिकली सुधर जाता है, राइट। और फिर मुझे वैसे दोस्त भी मिल गए थे, मेरे कुछ 3-4 दोस्त थे जो एसएफएस के हैं, तो वो लोगों ने मेरी जिंदगी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। थोड़ा सा आप माइक नजदीक ले लीजिए। तो मेरे कुछ 3-4 दोस्त थे जो मेरे एसएफएस कॉलेज के थे, तो उन लोगों ने मेरी लाइफ पे काफी इम्पैक्ट डाला। मैंने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत उन्होंने दुनिया दिखाई मुझे। आज भी मेरे साथ है, मेरे दोस्त थे वो लोग अभी भी। फिर उसके बाद बढ़ते गए लाइफ में आगे, वहां से मेरा प्लेसमेंट हुआ। फिर उसके बाद मैंने काफी शिफ्ट किया, मल्टीनेशनल कंपनी का एनवायरनमेंट मुझे पसंद नहीं आया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ तो नौकरी बन के रह जाना है, तो मैंने तो इंटर्नशिप में थोड़े दिन में काम वाम करा, फिर छोड़ दिया। फिर एक नागपुर की बहुत जबरदस्त स्टार्टअप थी जिसका फाउंडर मेरे से 2 साल छोटा था। अच्छा। उनको ज्वाइन किया, उनके साथ 2 साल काम किया, मजा आ गया। हमने एक प्रोडक्ट बनाया था जो उस वक्त फेसबुक को कम्पीट करता था 2013 में। उस वक्त इंस्टाग्राम बॉर्न हुआ था, सोशल मीडिया था, है ना। उसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि उनका प्रमोशन नहीं करना है, राइट। बट अभी भी है? हाँ, नहीं अभी नहीं है। वो उस जमाने में चला, पर वो नहीं कर पाए क्योंकि अब वो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स सिलिकॉन वैली से चल रहे थे, तो नागपुर का कोई बंदा उसको कितना भी बीट कर नहीं। पर मैं उनके साथ जब टीम में रहा और मैंने जो वहाँ चीजें सीखी वो अमेजिंग सी थी। और क्या क्या सीखा आपने उस टीम में? क्या नहीं सीखा। बड़ी कंपनी में जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होते हैं, हमारा मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ चला जा रहा है, पर बड़ी कंपनी में आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होते हैं तो किसी एक ही स्टैक के बारे में आपको पता होता है, या तो फ्रंट एंड, या तो बैक एंड, या तो मिडल वेयर, सब आता था हमको। तो क्योंकि हम एक स्टार्टअप के साथ काम कर रहे थे, फुल स्टैक, फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक के आप कुछ भी बोलो सब करना आता था। अभी भी आता है। जावा नहीं, डॉटनेट वाले तो और प्रो रहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज में मतलब मैंने एक डिप्लोमा भी किया था, तो इसलिए मेरा उसमें हैंड भी बहुत अच्छा था। तो फिर उसमें मैं काफी कंपनी के साथ काम किया। फिर हमने अपना, मेरे 2 दोस्तों के साथ मिलकर मैंने अपना सॉफ्टवेयर का स्टार्टअप चालू किया। आपके जाफरनगर में हमारी कंपनी हुआ करती थी, हमारे पास 15 एम्प्लॉइज थे, हम अमेरिकन लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे थे। तो ऐसा 6-8 साल मैंने आईटी इंडस्ट्री में काम किया। फिर एक और कंपनी में मतलब एक टेक लीड के तौर पर मैंने काम किया 2 साल। तो मतलब मेरा पूरा सॉफ्टवेयर में करियर चलता रहा, और वो भी करियर बहुत नीचे ऊपर मतलब जैसे लोग होते हैं वैसा नहीं। मैंने बहुत ही मतलब एक्साइटिंग टाइप के काम किए, और मैं उसके साथ बहुत खुश भी था, पैसे भी कमाए, अच्छे लोगों के साथ काम किया, बहुत एक्साइटिंग टाइप के काम किया। फिर उसके बाद 2019 में मैंने एक नया सपना देखा। 2019 में, कोविड से 1 साल पहले, कोविड हिट हुआ था मार्च 2020 में। कोविड से पहले की बात है, ये है जून 2019 के आसपास की बात। मुझे एक नया आइडिया हिट हुआ कि यार मोहसिन, जैसे तुम्हारा प्रॉब्लम था, तुमको इंग्लिश बोलना नहीं आती, इंडिया में ये प्रॉब्लम लाखों का नहीं है, करोड़ों का है। करोड़ों लोग हैं इंडिया में जो इंग्लिश नहीं बोल पाते। चलो आओ उनके साथ उनकी कुछ हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे मेरे दोस्त बोले कि नागपुर में एक ऑफलाइन सेंटर चालू करो, सदर में चालू करो, धर्मपेट में चालू करो, यहाँ चालू करो, कोचिंग में बहुत पैसा है। मैं बोला हाँ है तो, पर मुझे कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना था, पैसे से ज्यादा इम्पैक्ट पे फोकस था। तो मैंने 2019 में अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया, जहां पर मैं लोगों को इंग्लिश सिखाने लगा। और मेरा पूरा फोकस ये था कि मैंने कैसे इंग्लिश सीखी, मुझे क्या क्या पेन पॉइंट्स आए थे। मैंने अपना पूरा दर्द, मैंने कोर्स नहीं बनाया, अपना दर्द निकाल के रख दिया 2 महीने के कोर्स में।
और वो कोर्स को डिजाइन किया मैंने 4.5 महीने, बहुत मेहनत किया। जब ChatGPT वगैरह कुछ भी नहीं था किस ना। प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया था आपने कोर्स? नहीं, वो मैंने मतलब बहुत ही फ्रूगल बनाया था, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म वगैरह पे पब्लिश नहीं किया था, और आज भी हमारा कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं है, अपना खुद का सब कुछ बनाया हुआ है। हम बहुत बेसिक चीजों को यूज करते हैं, मैं मतलब फ्रूगल में बिलीव करता हूँ। होस्टिंग वगैरह सब आपकी अपनी होती है? सब अपनी है, सब अपनी है। बट आजकल तो इतने सारे जैसा क्लिक फनल्स वगैरह टूल्स आ गए हैं, तो आप इनको क्यों नहीं इंटीग्रेट करते हैं? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि ये बड़े मॉडर्न टूल है और काम भी करते हैं, पर बिहार और यूपी का बंदा इसको नहीं समझ पाता है ना। वो बंदा, हमारी जो ऑडियंस है, वो बेचारा इंग्लिश पढ़ के भी नहीं समझ पाता, वो क्लिक फनल का क्या फनल समझेगा। मुझे पता है क्लिक फनल पता है, ऐसे जितने फनल है, एक इंडिया का है, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं बनाया, मैंने अपना खुद का फनल बनाया, मतलब ऑडियंस को समझ के ये करके, एंड इट वर्क लाइक हेल। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब 2019 में पढ़ाना शुरू किया तो 6 महीने में मेरा स्टेट 20 से ज्यादा, मेरा कोर्स 20 से ज्यादा स्टेट में वायरल हुआ। और मैं बात को ये बताते हुए बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि उस वक्त मैंने कोई डिजिटल मार्केटिंग, कोई एडवर्टाइजिंग, कोई PR कुछ भी नहीं किया था, कोई पॉडकास्ट, पूरा ऑर्गेनिक, सब ऑर्गेनिक। बस क्योंकि क्या था, वो इतना दौर नहीं था, इतने कोर्सेज, इतना यूट्यूब, ये वो उतना नहीं था, और मैंने एक बहुत सिस्टमैटिक कोर्स बनाया था और ऐसी ऐसी चीजें डाला था। मैं एक नाम नहीं लूंगा, इंडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ने मुझे कॉपी किया जो लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं, क्योंकि वो कैसा था ना कि एक बंदे का दर्द था, मैंने अपना दर्द पूरा निकाल के उस कोर्स में डाल दिया। और जब ये कोर्स चला तो ऐसा चला कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा चलेगा। राइट। कितने बिक चुके थे कोर्स यूनिट्स? उस टाइम पे हम क्रॉस कर चुके थे 3,000 यूनिट्स आप बेच चुके थे कोविड के पहले। अरे बाप रे, कोविड के बाद मत पूछो। हाँ। अभी तो हमारा 20,000 के ऊपर है। क्या फीस थी जब कोर्स की? अब ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। हाँ, हाँ। क्योंकि मोहसिन सर एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते थे। हाँ। बाद में जब टीम बनी तो भाई पैसे भी लगते हैं। जब तो मैं अकेला था, 1 मैन शो अपने बेडरूम से शुरू किया था। आपके पास जैसा ये सेटअप है, ये सब कुछ नहीं था। मेरे बेड के बिल्कुल अपोजिट में एक व्हाइट कलर का बोर्ड था, मैं ही कैमरामैन था, मैं ही एडिटर था, मैं ही कोर्स डिजाइनर था, सब मैं करता था। मैं इंस्टाग्राम चलाता था, सब कुछ, एवरीथिंग। तो मैं ही अपने हाथ से कैमरा ऑन करता था, कैमरा नहीं, मेरे पास नोकिया का फोन था, एंड्रॉइड का, वो ऑन करता था, मैं ही शूट करता था, मैं ही वीडियो बनाता था। तो ऐसा करके मैं अकेले ही अपने हाथ से शुरू किया। तो मेरा कोर्स का पहला प्राइस था 149 रुपीज। अच्छा। पूरा इंडिया हिला दिया था मैंने। हाँ, 150 रुपए में इंग्लिश सीख लो। हाँ। फिर उसके बाद मेरे किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर इससे ना आपकी वैल्यू नहीं लग रही, इसको 199 करो। फिर मैं आज भी याद करता हूँ कि मेरे वालिद के एक कजन है जावेद साहब, जो बेचारे कोविड में एक्सपायर हो गए, तो उन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन किया, उनकी वाइफ ने मेरा कोर्स ज्वाइन किया और काफी बड़े थे, मतलब अराउंड 60। तो मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा बढ़ गया। जब उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया ना, तो मैं हर 2-3 दिन में उनसे फोन करके पूछता था कि आपको कैसा लग रहा है, और वो बड़ी दुआएं देते थे, बड़ी तारीफ करते थे कि बेटा क्या काम कर रहे हो तुम। उन्होंने बोला कि आज के बाद तुम अपना कोर्स 499 से कम में नहीं बेचोगे। अब वो कहीं के मेरे दूर के चाचा भी हो ना, तो मैंने उनकी बात रिजेक्ट नहीं की, और वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थे, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस था लाइफ का, उनकी बात मान के कोई फर्क नहीं पड़ा सेल में। फिर हमने 999 किया, 1499 किया, 1999 किया, आज 3899 है। और कोर्स वही दर्द वाला कोर्स है, दर्द वाला कोर्स है, पर उसमें हमने फीचर्स ऐड करते गए। जब फीस बढ़ाई तो उसके अंदर में चीजें भी बढ़ाई, बहुत सारी चीजें ऐड करी, धीरे धीरे ऐड करी। आज भी जो लोग बिल्कुल बेसिक इंग्लिश में बिगिनर्स होते हैं, जब वो कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उनकी खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं होता, है ना। फिर उसके बाद हमने एक लेवल 2 कोर्स भी चालू किया, जो लोग इंटरमीडिएट्स होते हैं, तो मैंने कुछ ट्रेनर्स रखे हैं मेरे साथ अब, क्योंकि मैं अकेले क्या क्या कर लूँगा, है ना। आज मेरी 8-10 लोगों की पूरी टीम है, जिसमें ट्रेनर्स है, डिजिटल मार्केटर्स है, वीडियोग्राफर्स है, कैमरामैन है, एडिटर्स है, सभी लोग हैं। क्या मेथड क्या है आपकी, जो आप इंग्लिश सिखाते हो, आपका मेथड क्या है? मेरा मेथड बहुत सिंपल सा है, जो बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करते हैं। ग्रामर को गहराई से मत सीखो और बोलने पे फोकस करो। अगर आप ग्रामर के ऊपर में गहराई से फोकस करोगे तो ग्रामर तो स्कूल में बहुत पढ़ाया, कॉलेज में बहुत पढ़ाया, हमारे करिकुलम में बहुत पढ़ाया, लेकिन उसके बाद भी कई लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते। और वो नहीं बोल पाते तो उसकी एक असल वजह ये है कि वो नहीं बोल पाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो ग्रामर तो स्कूल कॉलेज सिखा देता है, पर इंग्लिश बोलने की कोई प्रैक्टिस नहीं होती। और मेरा फंडा सिंपल है, बोलो। मैं ये मानता हूं कि बचपन में जब आपने भी साइकिल सीखी होंगी, मैंने भी साइकिल सीखा होगा, आप भी गिरे होगे, आपके घुटने पे चोट आई होगी, आपकी कोहनियों पे चोट आई होगी, तो आपने साइकिल चलाना छोड़ नहीं छोड़ा। आप वापस बैठे, कब तक? जब तक आपका बैलेंस नहीं बना। आपने ये नहीं बोला कि यार साइकिल पे किताब पढ़ूंगा पहले,
पैडल कैसा दबाते हैं, ब्रेक कैसे दबाते हैं, बैलेंस कैसा बनाते हैं, इसके पीछे क्या साइंस है, मुझे ये समझना है, ग्रेविटी कैसी काम करती है। आप बस साइकिल पे बैठ के चलाने लग गए, आपने साइकिल चला। द सेम इज ट्रू विथ इंग्लिश, ये मेरा फंडा है। और मतलब थोड़ा सा रेबेलियन टाइप की भी बात है ये। कई इंग्लिश टीचर्स मुझे बोलते भी है ये नया ही बताते मौसम से, पर मैं ये मानता हूँ कि नया बताने से रिजल्ट चाहिए हमें। तो मैं अपने स्टूडेंट को डे 1 से इंग्लिश बुलवाता हूँ। अभी आप कितनी भी गलत बोलो, लेकिन आपको डे 1 से इंग्लिश बोलना है। क्योंकि मैं एक बात मानता हूँ कि स्विमिंग की 100 बुक पढ़ लो आप, जब तक स्विमिंग पूल में कूदोगे नहीं ना, स्विमिंग नहीं सीखोगे। साइकिल चलाने पे 200 बुक पढ़ लो, जब तक सीट पे बैठोगे नहीं, हैंडल हाथ में लोगे नहीं, गिरोगे नहीं, साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। तो सेम इज ट्रू विथ इंग्लिश। मेरा ये प्रिंसिपल काम करा। मुझे भी ऐसी लगता है, अगर अपन साइकिल को देखें, कितना सारा साइंस है उसमें, कितनी ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करना है, प्रेशर है, गियर्स को अगर देखोगे तो एंगुलर्स, वो वहां पे पूरा मैथ्स है। बट जब हम सीखते हैं तो हम ये सब नहीं देखते, हम पैडल देखते हैं, बैठते हैं और फिर सीधा चला के गिरते यहीं से हमारी शुरुआत होती है। तो आप यही बोल रहे हो कि जब अगर हम इंग्लिश को बोलने की कोशिश करें तो हमको उसके स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमको इमोशनली मतलब कम्युनिकेट करना है। यस। आपको ये कब रियलाइज हुआ? ये तो मुझे पहले से रियलाइज हो गया था जब मैं इंग्लिश सीख रहा था। तो मैंने जब ग्रामर बहुत गहराई से भी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, पर उससे तो रिजल्ट ही नहीं आ रहे थे। मैंने स्टार्टेड स्पीकिंग विद पीपल, मैंने प्रैक्टिस किया, ऐसे लाइक माइंडेड लोग ढूंढा, मिलते नहीं हैं, बहुत मुश्किल हुई, बहुत प्रॉब्लम हुआ। और फिर मैंने बड़े बड़े लोगों से ये बात को समझा, जो मतलब मेरे एक नाना जी थे, तो उनसे भी पूछा कि वो भी एक मतलब काफी हम्बल बैकग्राउंड से आते, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते थे। तो उनसे भी मैंने पूछा, तो उन्होंने भी यही बताया कि जो तू बोल रहा है ये बिल्कुल सही है। फिर मुझे लगा कि यार हर फील्ड में ऐसा ही तो होता है। कई ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर नहीं है, पर इंजीनियर उनके सामने कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कई लोग हैं दुनिया में, है ना। थॉमस अल्वा एडिसन पॉलिटेक्निक भी नहीं कर पाए बोलते, पर उनके इन्वेंशंस देखिए ना आप, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर आदमी थॉमस अल्वा एडिसन होगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि इंग्लिश एक इतनी सिंपल स्किल है कि हर कोई सीख सकता है। रमेश, सुरेश, खालिद, रेहान, सबके बस की बात है ये। अगर आपके 10th में पूरी क्लास में सबसे कम परसेंटेज आए थे तो आप इंग्लिश सीख सकते हो। सर बोले इसका प्रूफ क्या है? क्योंकि आप हिंदी बोल रहे हो, हिंदी इंग्लिश से ज्यादा डिफिकल्ट है। जब आप हिंदी बोल सकते हो तो इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते, है ना। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज ना, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, और हिंदी से सिंपल है। बट हिंदी तो मेरे घर वाले बोलते थे, इंग्लिश तो मेरे पास है नहीं बोलने वाले। अब आप बिल्कुल मुद्दे पे आ गए। देखिए एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होता है, हमें हिंदी आसान लगती है क्योंकि मेरे मम्मी हिंदी बोलते थे, मेरे पापा हिंदी बोलते थे, मेरे दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी, दोस्त पड़ोसी, रिश्तेदार, चाचा मामू, सब हिंदी बोलते थे। तो हिंदी तो मेरे अंदर बचपन से फीड है, पूरा हार्ड डिस्क भरा हुआ है मेरा हिंदी से, है ना। पर हार्ड डिस्क में स्पेस खाली है इंग्लिश भरने के लिए। तो जैसे आपने हिंदी के लिए अपनी हार्ड डिस्क को भरा था, वैसे इंग्लिश के लिए भर लो। जैसे मैं अपने कोर्स में पहले दिन से 45 मिनट इंग्लिश में बात कर रहा था, कोई ग्रामर नहीं, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं, कोई टेंस, वो सब पढ़ाऊंगा, वो भी पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है, वो भी जरूरी है। साथ में एक बेसिक पढ़ाना जरूरी है, मैं वो भी सिखाता हूँ, सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाता हूँ, वोकैबुलरी जो बेसिक होती है। आपका इसमें ऑनलाइन क्लास होता है? नहीं, देखिए इसमें 2 पैटर्न है। हमारा जो सीखने वाली चीजें हैं, जो एक क्लासरूम में सिखाना चाहिए, मैंने उसके सब वीडियोस बना के रख ली है। ऑलमोस्ट मेरे कोर्स में सब कुछ बना हुआ है। जो चीजें इतनी सिंपल, लेकिन वीडियोस की जरूरत नहीं, मैंने नोट्स बना के रख दिए। इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा कि आप एक बार पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। जो हम भाषा में बात करते हैं इस लैंग्वेज में आपने बिल्कुल आम भाषा में, एक इतनी आम भाषा में कि एक यूपी बिहार का जो हिंदी मीडियम का बच्चा होता है वो भी इस बात को समझ पाता है। मतलब कोई किसी भी बैकग्राउंड से आ सकता है, हाँ, कितना भी हम्बल बैकग्राउंड से आ सकता है, वो समझ जाएगा। हाँ, मैंने ये दिमाग में जब वो कोर्स डिजाइन किया कि मैं अभी वो उर्दू मीडियम स्कूल का बच्चा हूँ, मैं कैसा समझूंगा, मैंने वैसा लिखा उसको, वैसे वीडियोस बनाए, वैसा समझाने की कोशिश किया, उतने ग्राउंड पे गया। तो जो पढ़ाने का पार्ट है वो तो सब रिकॉर्डेड है, वो हमारी टीम आपको डेली भेजती है। और इसमें भी मैंने ऐसा जैसे दूसरे लोग करते हैं कि पूरा एक साथ दे दिया, 2 महीने का पूरा कोर्स एक साथ पढ़ लो, वैसा नहीं है। हम रोज एक एक डोज देते हैं, है ना। मल्टीविटामिन का पूरा 7 टेबलेट आपने एक साथ खाली तो काम नहीं करता, वो रोज एक एक चाहिए। तो मैं यार तो आपने कुछ ऑटोमेशन बिल्ड किया इसमें?
नहीं, कुछ ऑटोमेशन नहीं, काफी मैनुअल सा बनाया Manual है। सा, हाँ, हाँ। सिंपल सा है। मेरे पास टीम है, इसलिए अब मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती और हो जाता है काम, आसानी से होता है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि आज इतना एडवांसमेंट भी आ चुका है, एआई आ चुके हैं, ये हो चुका है, पर इंसान ने हमेशा उस चीज पे फोकस करना चाहिए कि मेरे एंड यूजर को क्या आसान पड़ेगा। अगर उसको वो चीज नहीं समझ रही, उसको क्लिक फनल नहीं समझता, उसको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म नहीं समझते, तो मेरे किसी काम के नहीं है ना। हालांकि वो बहुत कम कॉस्ट में आ जाते हैं, उसका कोई बहुत भारी कॉस्ट नहीं है। उससे ज्यादा तो मेरी एक टीम मेंबर को हर महीने की सैलरी जाती होगी, जो ये सब चीजें, पर वहाँ एक ह्यूमन टच है, उसकी एक अलग वैल्यू होती है। हमारे स्टूडेंट उस बात को फील करते हैं कि हमने मैसेज किया तो रिप्लाई मिला, हमने कॉल किया तो किसी ने कॉल उठाया, किसी ने हमारी मोहसिन सर से बात कराई, हमने रिक्वेस्ट की, तो ये सब चीजें एक ह्यूमन टच वहां पर है। और मैंने बनाया कोर्स ऑनलाइन, पर उसमें इतने बेनिफिट्स डाले कि किसी ऑफलाइन कोर्स में भी नहीं रहते होगे। ये डालो, ये जरूरी है, ये डालो, ये जरूरी है, ये डालो, इतना कुछ भर दिया। उनकी रीडिंग की प्रैक्टिस, लिसनिंग की प्रैक्टिस। अगर मेरा कोर्स ज्वाइन कर लिया आपने तो बाहर कुछ भी नहीं करना है आपको। कितने घंटे का कोर्स है आपका? देखिए, घंटे का नहीं है, डेज का है। कितने दिनों का? हमारा कोर्स जो है वो एक्चुअल में 70 डेज का है। 70 डेज? हाँ, तो आप उसमें से 4 संडे निकाल दीजिए, दोनों महीने के, तो वो एक्चुअल में आपको जो कोर्स डिलीवर होता है 62 डेज का होता है। 62 डेज का कोर्स होता है, उसमें पूरे 62 लेसन मिलेंगे आपको रोज, मंडे टू सैटरडे। संडे हम आपको पूरा फ्री छोड़ते हैं। ये हम आपको भेज देते हैं, आप इसको कभी भी पढ़ो। डेली कितना घंटा देना पड़ेगा? अगर आपके सिर्फ ये लेसन पढ़ने के लिए 30 मिनट से ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। 30 मिनट पढ़ भी लोगे और मैं जो आपको टास्क दूंगा, जो प्रैक्टिस दूंगा, वो कर भी लोगे, उसके लिए 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर मैं आपका कोर्स आज ज्वाइन करता हूँ और हम सारे संडेज वगैरह निकाल दें, तो 3 महीने बाद मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ? अब सरप्राइज हो जाओगे। मेरी एक स्टूडेंट है जशनदीप कौर, 18 दिन में इंग्लिश बोली है। मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो है, जाके चेक कीजिए। मेरी क्या आप ऐसा क्या कर रहे हो जिससे कुछ भी नहीं करते? देखिए क्या होता है ना, कि लकड़े की एक सिफत है, उसका एट्रीब्यूट है कि वो आग पकड़ता है। और ये जो लोग है ना, इनको किसी ने बोलने नहीं दिया। ये बच्चे जो इनका मजाक उड़ा दिया ये बच्चे, इनको किसी ने कभी ये रियलाइज नहीं कराया कि बेटा तू बोल सकता है, तेरे अंदर बात है ना, तुझे ग्रामर आता है, तुझे टेंसेस समझते हैं, तेरे पास वोकैबुलरी है, तेरे पास सब है। मेरा एक सीक्रेट है जो आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। मतलब आप भी बोलोगे मोहसिन सर मुझे आज पहली बार पता चला कि जब मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपके पास इंग्लिश के कितने वर्ड्स हैं, तो 100, 200, 300, किसी का बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो 500, 500 से ज्यादा मेरे आज तक के किसी स्टूडेंट ने नहीं बोला कि सर मेरे पास 5। एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, मैंने कोरा पर इनका आर्टिकल पढ़ा था। अब तो आज तक की जनरेशन कोरा वोरा नहीं पढ़ती, मैं तो कोरा पे आंसर्स भी लिखता था पहले, है ना। तो मैंने कोरा पे वो यूनिवर्सिटी की एक आर्टिकल के अंदर उनकी रिसर्च पढ़ी थी कि एक आम इंडियन जो इंडिया में रहता है, मैं खुद सरप्राइज हो गया था जब ये सुना था, तो कि मैं बहुत रिसर्च करता हूँ इस बारे में, कि एक आम इंडियन जो इंडिया में रहता है, उसके पास, अगर उन्होंने लिखा था उसमें एलिजिबिलिटी 10वीं क्लास पास चाहिए, किसी भी मीडियम से, चाहे उर्दू से हो, हिंदी से हो, मराठी से हो, पंजाबी से हो, मीडियम की कोई कैद नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि इंग्लिश मीडियम से हो, किसी भी मीडियम से अगर वो 10वीं क्लास पास है तो उसके पास इंग्लिश के 2000 वर्ड्स होते हैं लगभग, अप्रोक्सीमेटली। ये बात आपने पहली बार सुनी होगी। पहली बार सुन रहा हूँ मैं। मतलब आप इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर हो, पॉडकास्टर हो, काफी बहुत कुछ पता है, आप दुनिया देख रहे हो, पर ये बात हमारे से छुपी हुई है। जब ये बात आपके अंदर आ जाती है ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस, 2000 वर्ड से यार मेरे पास, क्या बात कर रहे हो, मैं इंग्लिश बोल के बताऊंगा, मुझे तो बचपन से बोला गया था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ ये ऐसा कोरोना वायरस है जो मरता ही नहीं। इंग्लिश नहीं, एक वायरस बता रहा हूँ अभी आपको। अब ये वायरस क्या है पूछो आप मुझसे। कौन सा वायरस है ये? इंग्लिश बहुत कठिन है, ये वाला वायरस। हाँ, ये वायरस कहाँ से आता है बताओ आपको? कहाँ से आता है? हाँ, सबसे माफी चाह के बोलता हूँ, आपके दादी से, दादा से, मम्मी से, पापा से, मामा से, मामी से, चाचा से, चाची से, भैया से, भाभी से, पड़ोस वाले डॉक्टर साहब से, पड़ोस वाले वकील साहब से, टीचर से, इंग्लिश के टीचर से, स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का। देख बेटा, तू ना हिंदी बोल सकता है, इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है। देख बेटा, तू तो उर्दू में पोएट्री भी लिखता है, पर इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है। ये बहुत बड़ा झूठ है और ये बहुत बड़ा वायरस है। ये वायरस बच्चे के दिमाग में फीड कर दिया। ब्रेन ऐसा बना हुआ है हमारा कि उसको जो बताओ वो उसको मान लेता है ना। अभी मैं आपके सामने बैठा हूं ना, मैं आपको अभी 100 बार बोल दूंगा ना
कि मैंने व्हाइट कलर का शर्ट पहना है, प्योर व्हाइट है, आपका ब्रेन इसको प्योर व्हाइट बोलेगा। यस, बार बार रिपीटेड, अगर मुझे वही बोलेंगे तो वही मैं। अब मैंने बचपन में मेरे घर के हर बड़े इंसान से यही बात सुनी थी, मैं किसी और का नहीं जानता। मेरे सारे चाचाओं से, मेरे सारे मामाओं से, मेरे सारे नानाओं से, मेरे सारे नानियों से, मेरे सारे टीचर्स से क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है। अब मेरे तो दिमाग में बैठ गया था इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है। ये वायरस हमें आगे नहीं बढ़ने देता, ये वायरस को क्लीन करना। ये वायरस हर एक मतलब एवरेज इंडिविजुअल के अंदर तो है। ये मैंने भी और देखा है। जो नॉन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से उसके अंदर तो 100% है। क्योंकि मैं उर्दू मीडियम से रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त थे उर्दू मीडियम के जिनको मैंने देखा है, उनके अंदर ये वायरस 100% भरा है, मेरे अंदर भी था और मेरे स्टूडेंट्स जो आते हैं उनके अंदर भी है। वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि सर ये वायरस हमारे अंदर है। उनको डर लगता है इंग्लिश, उनको डर लगता है और उनको ये लगता है कि आई कांट स्पीक इंग्लिश, तो मैं वहां से ट्रांसफॉर्म करना आई कैन स्पीक इंग्लिश। जब एक बंदे के पास 2000 वर्ड्स है, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, ध्यान से सुनिए कि इंग्लिश में जो टोटल वर्ड्स होते हैं वो टोटल वर्ड्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली 7 to 7.5 लाख। ओके, अप्रोक्सीमेटली। ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी की बात नहीं है, वर्ल्ड की जितनी भी मेजर डिक्शनरीज है, कैम्ब्रिज है, मरियम है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, या और भी मेजर डिक्शनरीज, अगर एग्रीगेट किया जाए तो अप्रोक्स 7 लाख पकड़ के चलते हैं हम। अब आप मुझसे ये पूछो कि मोहसिन सर, एक बंदा जो ब्रिटेन में टॉप क्लास पोइट है, लाइक आज का शेक्सपियर है, आज का मिल्टन है, आज का चौसर है, आज का बहुत बड़ा एंकर है ना, ओपरा विनफ्रे है, इसके पास इंग्लिश के कितने वर्ड्स है? आज ये जितने लोगों के नाम लिया, ये इंग्लिश के कोई छोटे लोग नहीं है। अगर इंग्लिश की बात आ जाए तो इनके पास इंग्लिश के 10,000 से ज्यादा वर्ड्स नहीं है। और इंग्लिश बोलने के लिए 4,000 वर्ड्स काफी है। बताता हूं आपका, स्टेप बाय स्टेप नहीं चाहता हूँ। 7.5 लाख टोटल वर्ड्स है। अमेरिका और इंग्लैंड का एक्सपर्ट इंग्लिश स्पीकर, इसके पास कितने वर्ड्स है? अप्रॉक्स 10,000 है ना, जिसमें दुनिया के वर्ल्ड क्लास एंकर्स, वर्ल्ड क्लास पोएट्स, वर्ल्ड क्लास ऑथर्स सब आ गए इसमें। अमेरिका और इंग्लैंड में रहने वाला एक आम आदमी, टॉम, पॉल, पीटर, एडम, आम आदमी, जैसे आप और मैं आम है। अभी आप हिंदी में कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी बुलवा लूं मैं आपसे, कुछ भी बोल सकते, हम झगड़ा लड़ सकते हैं, हम गालियां भी दे सकते हैं, है ना, बिल्कुल, हम सपना भी देख सकते हैं। आप जब भी सपना देखते हो हिंदी में देखते हो, है ना। वो जो पीटर है ना, जो अमेरिका या इंग्लैंड में रहता है, वहां का जो आम आदमी है, वो इंग्लिश में सब कुछ बोल सकता है। इंग्लिश में झगड़ा भी लड़ सकता है, इंग्लिश में गालियां भी दे सकता है, और वो सपना इंग्लिश में देखता है। उसके पास इंग्लिश के सिर्फ 5,000 वर्ड्स है। और एक एवरेज इंडियन के पास इंग्लिश के 2,000 वर्ड्स है। तो पीटर के पास 5 है, तुम्हारे पास 2 है, तो 40% है ना तुम्हारे पास। अगर पीटर 24 घंटे इंग्लिश बोल सकता है, तो मनोज 24 मिनट क्यों नहीं बोल सकता? बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। बस ये कॉन्फिडेंस तो देना है मनोज को। हाँ, उनको पता ही नहीं है। ये कॉन्फिडेंस तो देना है अब्दुल्ला को, यही कॉन्फिडेंस तो देना है पायल और राहुल को। एक बार ये कॉन्फिडेंस मिल गया उनको कि यार इतना सिंपल है, और जैसे किसी इंसान को रियलाइज नहीं होता ना मैं इतना रिच हूँ, अब उसको रियलाइज हो गया मैं 2,000 वर्ड्स मेरे पास है, वोकैबुलरी, मैं वोकैबुलरी से रिच बंदा हूँ। अब वो उसके मुंह से जब इंग्लिश निकलेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस आएगा, ब्रेन सपोर्ट करेगा, उसके जो मसल्स है जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ब्रेन से, चाहे वो थ्रोट के हो, माउथ के हो, टंग, सब कुछ बढ़िया सिंक्रोनाइजेशन में चलेगा। और इसके साथ एक बेशर्मी, मैं हर किसी को बोलता हूँ बेशरम बनो, बेशरम, सीना ठोक के इंग्लिश में गलती करो और क्या बोलो, आई एम लर्निंग। हाँ, अगर थॉमस अल्वा एडिसन ये बोलता कि यार अगर पहली बार में बल्ब परफेक्ट नहीं बनेगा, छोड़ देता हूँ, तो आज आप और मैं अंधेरे में पॉडकास्ट कर रहे होते थे। उसने ऊपर वाले ने डिसाइड किया कि मैं थॉमस अल्वा एडिसन से इतनी गलतियां करवाऊंगा। उसके आप यार इंग्लिश सीख रहे हो तो गलती क्यों नहीं कर सकते? आप कभी इसकी जगह वॉज बोल दोगे, कभी एम की जगह आर बोल दोगे, कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म बोल दोगे। और प्रपोजिशंस में तो बड़े बड़े धुरंधर गलतियां करते हैं। प्रपोजिशन एक ऐसा सब्जेक्ट है इंग्लिश का, हम इंग्लिश के एक्सपर्ट लोग इसलिए बता रहे हैं, प्रपोजिशन में बड़े बड़े धुरंधर सेलिब्रिटीज गलतियां करती है, जिनको लोग आइकन समझते हैं। ठीक है यार, वो इतने बड़े बड़े लोग गलती कर रहे हैं। सबसे कॉमन गलती क्या होती है प्रपोजिशंस में?
ऐसे तो बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन क्या होता है कि प्रपोजिशन ना सिचुएशन वाइज यूज होती है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ प्रपोजिशन, जैसे मैं आपको बोलूंगा, अभी आप बोलोगे कि आई एम लिसनिंग मोहसिन सर, गलत है, आई एम लिसनिंग टू मोहसिन सर। जब लिसन आएगा तो हमेशा टू आएगा, मतलब ये मियाँ बीवी की जोड़ी है, इनका बंधन बंधा हुआ है, 7 फेरों का रिश्ता है वो। कि आप कभी भी लिसन यूज करोगे तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लिसन के बाद टू नहीं लगाते, है ना। और ऐसे कई मिस्टेक्स है, यही नहीं है, टू का, फ्रॉम का। और क्या होता है, प्रपोजिशन सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती है। कभी किसी जैसे एक सेंटेंस जो है तो आपने लिखा कि वहां पर टू आया, पर किसी सिचुएशन में वो विद हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा, वो कॉन्टेक्स्ट के साथ चेंज होता है ना। अब हर बंदा इतनी सारी चीजें तो नहीं सीख सकता, है ना। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक MBBS बंदा है और एक सर्जन है। तो MBBS बंदा भी प्रैक्टिस करता है, वो भी डॉक्टर है। आप बस MBBS बन जाओ ना इंग्लिश में, सर्जन बनने की तैयारी क्यों कर रहे हो, है ना। आप कितनी इंग्लिश बोलना चाहते हो इंडिया में रह के कि आप इंटरव्यू क्रैक कर सको, आप क्लाइंट के साथ इंग्लिश में बात कर सको, आप डेट पे जा रहे हो तो किसी लड़की को इंप्रेस कर सको। ये एप्लीकेशन है, ये मेरे जो स्टूडेंट्स बताते हैं ना, मैं पूछता हूँ कि इंग्लिश क्यों सीखना है, तो ये रीजंस बताते हैं। हाँ, इसमें से ये भी एक रीजन है, डेट करना है। हाँ, लड़की सही में है ये रीजन, मतलब लोगों को कैसे बात कर रहे हैं आप डेट के लिए। देखिए, जेनजी का कल्चर है, कैफेज का कल्चर है ना, डेटिंग का कल्चर है। इंडिया पूरा बदल गया है, पूरा बर्बाद हो रहा है। बदल गया मतलब बर्बाद हो रहा है, ठीक है। मैं बर्बादी बोलता हूँ। क्यों? ये जेनजी बर्बाद हो रहे हैं। देखिए, जो उम्र लाइब्रेरी में बैठने की है, वो उम्र कैफे में बैठ के अगर गुजारोगे तो आप बर्बादी हो जाओगे। जो उम्र लाइब्रेरी में बैठ के बिताने की है, वो उम्र अगर आप कैफे में बैठ के बिताओगे तो आपकी लाइफ बर्बादी होना है ना, है ना। आप जाके IPS ऑफिसर तो नहीं बनने वाले, आप कोई बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग तो नहीं बनने वाले, है ना। आप फुकट कैफे में बैठ रहे हो, और जितना भी कल्चर है, पार्टी का कल्चर, क्लबिंग का कल्चर और नाइट पार्टीज का कल्चर एंड ऑल, ये सब सोशल मीडिया पे बहुत कूल लगता है। जब आप रियल लाइफ में आओगे तो वो सब बेकार चीजें हैं, ये सब कोई चीजें काम नहीं करती। तो ये रीजंस लोग बताते हैं कि जैसे मुझे इंटरव्यू देना है, मुझे क्लाइंट के साथ इंग्लिश में बात करना है, मुझे कॉलेज में प्रेजेंटेशन देना है, मुझे डेट करना है। और जो महिलाएं हैं, जो मदर्स है, हाउस वाइफ्स है, उनके रीजन है कि मुझे अपने बेटे को या अपनी बेटी को इंग्लिश बोलना सिखाना है। कितनी भी बड़ी स्कूल में डाल दो, जब तक माँ इंग्लिश ना बोले तो बच्चा बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाता। ठीक है। उसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में भी चल रही है कि बड़े बड़े स्कूल के, लेकिन पेरेंट्स को इंग्लिश बोलना नहीं आती है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा वहां पर बेकार फीलिंग आती है कि टीचर इंग्लिश में बात करती है, इनको बड़ा ह्यूमिलिएटेड लगता है, यार हमको इंग्लिश नहीं आती। तो ऐसे कई मेरे पास हाउसवाइफ्स हैं जिन्होंने सिर्फ इस रीजन से इंग्लिश सीखी कि हमको अपने बच्चे को पढ़ाना है। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना है, ये करना है, प्लेसमेंट करना है। तो ये सारे रीजन के लिए आपको जो इंग्लिश सीखना है ना, जैसे आप कभी इंटरव्यू में गए और गलत प्रपोजिशन यूज कर दिया तो आपको डिसिलेक्ट नहीं कर देगा, आपको वहां से रिजेक्ट नहीं कर देगा, भगा नहीं देगा। वो तो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंटरव्यू ले रहा है ना, वो तो आपका मैकेनिकल इंजीनियर देखना चाहता है, वो तो आपकी कोई अकाउंट के में आप कितने कैपेबल हो वो देखना चाहता है। आप किसी का इंटरव्यू लेंगे तो देखेंगे उसको सोशल मीडिया की इतनी समझ है, एल्गोरिदम कितना समझता है, कंटेंट क्रिएशन कितना समझता है। एक दो मिस्टेक कर दिया उसने, ये मिस्टेक मैं देखूंगा अगर मैं किसी इंग्लिश टीचर का इंटरव्यू लूंगा जिसको मैं अपनी टीम में लूंगा, वो एक बात अलग है। तो एक आम आदमी जो इंग्लिश बोलना चाहता है उसमें वो बहुत परफेक्ट नहीं भी हुआ तो चलता है। और वैसे भी हम इंडियंस हर चीज में बहुत परफेक्ट नहीं है, सिविक सेंस में परफेक्ट नहीं है, एक अच्छा बेटा होने में परफेक्ट नहीं है, एक अच्छा हस्बैंड होने में परफेक्ट नहीं है। तो एक बहुत अच्छा इंग्लिश स्पीकर में एकदम परफेक्ट होने को क्यों देखते हो? ऊपर वाले ने हमें जो बनाया है वो कुछ इम्परफेक्शंस के साथ बनाया है। तो मैं ये भी बात अपने स्टूडेंट्स को रियलाइज करा देता हूँ, ये यार गलती कर रहे हैं हम। और गलती सिर्फ ऐसा नहीं है कि कर लिया तो उसी को उस पे कायम रहो। जब मैं उनको लेसन्स पढ़ाता हूँ तो उनको समझ में आता है कि हाँ यहाँ पर हमसे गलती हो रही है, तो अब आप उस गलती को करेक्ट करो, कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम से वो गलती ना हो। जब आप गलती करते हो और आपको पता चलता है कि ये गलती हुई है तो उसको रिपीट करना ये हमारा इंसानों का काम नहीं है। तो उस गलती को रिपीट नहीं करना है, उसको रिफ्रेन करना है, रेक्टिफाई करना है, इंप्रूव करना है, आगे बढ़ना है। लैंग्वेज सीखना किसी इंडिविजुअल की अपनी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एजुकेशन सिस्टम ने ही सबको लैंग्वेज सिखाना चाहिए? देखिए, अगर मेरा बच्चा एक स्कूल में जा रहा है और मैं 1 लाख रुपए खर्चा कर रहा हूँ साल के सब मिलाकर, ट्रांसपोर्टेशन, कुछ लोग तो 2 लाख भी कर रहे हैं, मैं आज अपने बेटे के ऊपर 1 लाख रुपए करता हूँ। तो जैसे मैं आपको ये बात बताता हूँ कि ये स्कूल्स में जब हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो बेसिकली हम एक सर्विस बाय कर रहे हैं।
ये गवर्नमेंट स्कूल तो नहीं है कि 2 रुपए का एबीसी का फॉर्म भर दिया और सारी पढ़ाई हो गई, जैसा मैंने पढ़ा, जैसा आपने पढ़े होंगे। आप मराठी मीडियम से, मैं उर्दू मीडियम से हूँ। हमारे पापा ने हमारे को स्कूल यूनिफॉर्म, बुक्स, किताबें, इससे ज्यादा शूज, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दिलाया, है ना, कोई खर्चा नहीं था। आज के जो खर्चे आप तो समझ रहे हो। जब एक स्कूल इतनी भारी फीस ले रहा है तो उसके बाद वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि बच्चा उसके पास 9-9 घंटे, 10-10 घंटे, 8-8 घंटे रह रहा है, तो आप कराओ डेवलप। ये जो स्कूल्स है जिसमें लाख लाख रुपए लिए जा रहे हैं, इन स्कूल्स में इंग्लिश की तरफ ज्यादा रुझान दिया जाता है? हाँ, दिया जाता है, ट्रेन किया जाता है, दिया जा रहा है। मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करूंगा कि हमारे नागपुर में आज जो स्कूल्स है, भले ही उनकी फीस बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा तगड़ी फीस है, एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, पर मैं कर लूंगा, आप कर लोगे, हर एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। एक आम आदमी जो 15-20 हजार, 25 हजार रुपए की सैलरी कमाता है, साल भर में 3 लाख रुपए लाता है, वो कहाँ से लाख रुपए भर देगा सर? नहीं कर सकता, है ना। तो उनके लिए डिफिकल्टी है, लेकिन ये जो लोग ले रहे हैं वो क्वालिटी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं दे रहे। पर मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि ऐसे स्कूल्स बनना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि जो लोग इस लायक नहीं है जो एक स्कूल में लाख रुपए साल का दे सके, तो उनके लिए अच्छे तगड़े स्कूल बनाए जाए, तूफान स्कूल बनाया जाए। मैं ना एक बात से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ और ये बात को मैं मानता हूँ। जैसे इंडिया में ना यूपीएससी की एग्जाम होती है, किसके लिए? सिविल सर्विसेज वालों के लिए। आईएएस का होता है, आईआरएस का होता है, अभी तो टीचर्स का भी आ गया है ना। हम बहुत लेट हो गए टीचर्स का एंट्रेंस एग्जाम लाने। आजादी के फौरन बाद अगर इंडिया में टीचर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट आ जाता जैसा यूपीएससी के लिए आया, एक आम बंदा यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकता। मेरा इस पे एक सवाल है, क्या टीचर्स के लिए ऐसा कोई एग्जामिनेशन आया है एंट्रेंस? हाँ, अभी एग्जाम्स आए ना। एक मैं मतलब इतना गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में इतना नहीं जानता है, मैं नॉट द राइट पर्सन टू टेल दिस, पर हाँ मेरी एक आंटी ने भी दिया है। टीईटी करके एक एग्जाम होता है, टीचिंग एंट्रेंस टेस्ट ऐसा कुछ, मैं उसका फुल फॉर्म भी क्लियर नहीं जानता, पर उन्होंने वो दिया भी है, उन्होंने उसको क्लियर भी किया है और एक स्कूल में उनको जॉब भी लग चुकी है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे साथ में एक बैठे थे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे काफी ज्यादा कमांड रखते थे। उनका प्राइम क्वेश्चन ही ये था कि जैसा आप यूपीएससी और इस सब के लिए आप एंट्रेंस ले रहे हो, आप टीचर्स के लिए क्यों नहीं ले रहे हो? नहीं, एक एंट्रेंस अभी गवर्नमेंट ने लाया है। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस, राइट, बट स्टिल मैं ये बोलूंगा कि मुझे आज क्या हो रहा है ये नहीं पता, पर मैं ये बोलूंगा कि जब हमारा देश फॉर्म हुआ, जब यूपीएससी आया, आईएएस आया और ऐसे कई एग्जाम्स आए होंगे, है ना, मेडिकल में बाद में पीएमटी आया, अब दूसरे एग्जाम्स हो रहे हैं ना, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत पहले आ जाना चाहिए। और सिर्फ ये आना नहीं चाहिए था, बल्कि जिस लेवल की फैसिलिटीज एक आईपीएस ऑफिसर को दी जा रही है, उसी लेवल की फैसिलिटीज एक टीचर को अगर मिलती ना, बता रहा हूँ आपको, इंडिया का हाल ऐसा होता था अभी। क्योंकि देखो हम कैसे है ना कि हम इसको बुरा, उसको बुरा, उसका बुरा बोल देते हैं। ये जो आदमी बुरा है वो निकला तो हम में से ही है ना। और हम कहाँ बने हैं? हम स्कूल में बने हैं, है ना, हम स्कूल में बने हैं। हम लोग जितना बचपन में अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहे, उससे ज्यादा स्कूल में रहे। ठीक है, मोरालिटी उन्होंने सिखा दी, पर जो दूसरी चीजें थी, है ना, वो स्कूल नहीं सिखा पाया। आपके स्कूल में साइंस इतना एडवांस नहीं पढ़ाया गया होगा, मेरे स्कूल में इंग्लिश इतना एडवांस नहीं पढ़ाया गया, नहीं तो मेरी हालत नहीं होती। तो अगर टीचर उस लेवल के आते जो बहुत ही मतलब लाखों में एक बंदा निकल के आ रहा और उसको एक अलग ही क्रेज हो रहा है, उसको गाड़ी मिल रही है, उसको एक बंगला मिल रहा है, उसको एक शेफ मिल रहा है खाना बनाने के लिए, तो क्या टीचर निकलते थे आप बताइए, जो आज हो रहा है। हाँ, और वो टीचर क्या स्टूडेंट निकालते थे फिर। आप सोचो कि आज आईपीएस बनना सबके बस की बात है क्या? कोई बहुत मतलब एक्स फैक्टर रखता होगा, जिसके अंदर बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती है, बहुत टैलेंटेड है, वो यूपीएससी क्रैक कर सकता है। बराबर। अगर वैसा ही आ जाता कुछ, तो आज हमारे स्कूल जो होते थे ना, गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ सब लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे, खड़े रहते थे लोग। क्या इस देश ने यहाँ के शिक्षकों के साथ, टीचर्स के साथ इंसाफ किया? देखिए, मैं चाहूंगा कि ये मतलब पॉलिटिकल हो जाएगा, पर मैं ये समझता हूं कि जैसे मैं एक टीम चलाता हूं, तो मैं चाहता हूं कि ये बंदा मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दे, तो मैं उसको फैसिलिटीज देता हूं, उसको सैलरी देता हूं, अच्छा ट्रीटमेंट देता हूं, एक उसको वो कंफर्ट जोन देता हूं जो वो चाहता है। वो ये बोलता है कि मैं मौसम सर की टीम में था ना, तो ऐसा लगता था कि घर में बैठ के काम कर रहा हूँ। अब जब दूसरे बंदे की टीम में गया, मतलब मेरे अभी 2-3 टीम मेंबर है जिन्होंने मेरी टीम छोड़ी, इट्स ओके, ये लाइफ का पार्ट है। वो छोड़ के गए तो वो तो लाइफ का पार्ट है, आते हैं जाते हैं, और मैं किसी को जबरदस्ती रोकता भी नहीं। तो जब वो वहां गए तो बोलते कि सर जब आपके पास थे ना तो ऐसा लगता ही नहीं था कि ऑफिस में, तो उनको वैसी फैसिलिटी दी गई, तो उन्होंने वैसा रिजल्ट दिया। तो चाहे शिक्षक हो, टीचर्स हो या कोई और हो, जब आप चाहते हैं कि वो नेक्स्ट लेवल का आपको रिजल्ट दे,
तो आप उनको नेक्स्ट लेवल की फैसिलिटीज दे दो। अगर आप उनको नेक्स्ट लेवल की फैसिलिटीज दे दोगे तो वो आपको नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट भी दे देंगे। अगर जो भी इस वक्त हमको देख रहे हैं और वो इस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के बिल्कुल स्टार्ट में है, इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपका कोर्स ले सके, उनको इस वक्त क्या तैयारी करनी चाहिए? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले तो कोई इंसान अगर ये बोलता है कि वो मेरा कोर्स भी नहीं ले सकता है, वो झूठ बोल रहा है। इसलिए कि मेरी रिसर्च के मुताबिक इंडिया में आज जितने भी नेशनल लेवल के इंग्लिश कोच है, मेरे से सस्ता कोर्स किसी का नहीं है, जिस बेनिफिट्स के साथ मैं लेके आया हूँ, है ना। और कई बार जैसे ये तो हमारी बेस फीस थी, कई बार ऑफर्स भी आ जाते हैं तो हम उसमें और फीस भी कम कर देते हैं, कई बार ऐसा होता है, राइट। तो उस टाइम मतलब वो हम ऐसे ही लोगों के लिए लाते हैं जिनके जेब में इतने पैसे नहीं है, तो चलो आपके लिए कुछ और कम कर दिया, है ना। तो ऐसा भी कई बार मैं करता हूँ। कई मतलब ऐसे ओकेजन्स आते हैं कि मैं जो स्टूडेंट वेट करते कि यार हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि एक मिडिल क्लास लड़के के जेब में आईफोन है और उसके सीट पर एक बुलेट है 2.5 लाख रुपए की, जिसके आसपास पूरा 4 लाख रुपए घूम रहा है, वो 4,000 रुपए खर्चा नहीं कर सकता इंग्लिश के लिए? बिल्कुल कर सकता है ना। जो एक कैफे में बैठ के 300 रुपए की कॉफी पी सकता है और पिला भी सकता है ना, वो अगर ये बोलता है, जो एक बार किसी शॉपिंग मॉल में जाता है और 5-5 हजार रुपए के बिल बना लेता है, जो अपनी एक बर्थडे पार्टी पे 10-10 हजार रुपए उड़ा देता है, सब कुछ कर सकता है, तो ये तो एक ऐसी स्किल है कि आप यहाँ एक्सपेंस नहीं कर रहे, आप इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे वॉरेन बुफे से मैं बहुत प्रेरित हूँ, इंस्पायर हूँ, क्योंकि एक मतलब बहुत चेंज लाया वो बंदे ने, एक बहुत बड़ा काम करके बताया। हर बड़ा काम करने वाले बंदे से मैं इंस्पायर हो जाता हूँ। तो उनकी एक बात मैंने सुनी थी, मुझे बड़ी पसंद आई, कि दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये नहीं है कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, आप क्रिप्टो में पैसा लगाओ, आप सोना खरीद लो, आप रियल स्टेट खरीद लो, लैंड खरीद लो, प्लॉट खरीद लो, है ना। दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये है कि आप अपने स्किल पे इन्वेस्ट करो। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश एक स्किल है तो करो इन्वेस्ट। 3-4 हजार रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हें कोई अपने मम्मी के गहने बेच के मेरी फीस नहीं देनी है, क्लियर बोलता हूँ, है ना। एक छोटी सी फीस है, अगर सही तरीके से मैनेज करो तो साल भर में तुम्हारे पॉकेट मनी में से 3,000-4,000 रुपए निकल जाएंगे। अगले साल मेरा कोर्स ज्वाइन कर लेना, और जब ज्वाइन करोगे ना, रोज जब लेसन आएंगे, रोज जब प्रैक्टिस सेशन होगा ना, सब छोड़ के आओगे करने के लिए, क्योंकि दर्द रहेगा ना, 1 साल में पैसे जमा हुए थे। इंग्लिश सीखने में हाँ सबसे मजेदार फेज कौन सा होता है, जिसमें मजा आने लगता है, यार अब इंग्लिश हो गई है कंट्रोल में? साइकिल चलाने में सबसे मजेदार फेस कब आता है? जब हमारा साइकिल पे बैलेंस बन जाए। हाँ। पैडल चल रहे हैं, साइकिल दौड़ रही है, हम गिर नहीं रहे। सेम इज ट्रू विथ इंग्लिश। और ये फेज मेरे स्टूडेंट्स जितने मैंने अभी एक्सपीरियंस किए, वो 1 महीने के बाद उनकी लाइफ में ये फेज आता है जब वो मेरा कोर्स ज्वाइन करते हैं। ईमानदारी से मेरे सारे प्रिंसिपल्स फॉलो किए, ईमानदारी से मेरे सारे लेसन्स पढ़े, मेरे सारे टास्क किए, मेरे सारे प्रैक्टिस किए, मेरे सारे प्रैक्टिस सेशंस अटेंड किए। मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ रोज 45 मिनट्स इंग्लिश में बात भी करता हूँ। 45 मिनट्स हम इंग्लिश में बात करते हैं, राइट। वहां पर मैं कुछ नहीं पढ़ाता, सिर्फ इंग्लिश में बात करना है। कोई भी टॉपिक ले लिया, इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिए, कोई सोशल टॉपिक ले लिया, कोई पर्सनल टॉपिक ले लिया, है ना, गर्लफ्रेंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कुछ भी जो मन में आया बोलना। अब उनके हमें थॉट्स पूछना चालू कर दिया। मतलब वो एक पॉडकास्ट है 1 to many, जहां मैं होस्ट हूँ और बाकी सब गेस्ट है। मैं उनसे पूछता जाता हूँ और उनको उभारता हूँ, बोलो बोलो, लिखो, बोलो, तो वो लोग बोलते हैं। तो ये जब उनके 1 महीना गुजरता है, तो 1 महीने में ना एक मेजर हमारे कोर्स का पोर्शन कवर हो जाता है, जिसमें सेंटेंसेस बनाना वो सीख लेते हैं, इंग्लिश के जो बहुत नेसेसरी वर्ड्स हैं वो सीख लेते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना एक बंदा इंग्लिश बोल ही नहीं सकता। अगर वो पूरी डिक्शनरी पी जाए और ये 250-300 वर्ड ना सीखे, मैंने रिसर्च करके निकाले वो अपने हिसाब से, वो मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च है, किसी यूनिवर्सिटी ने, कोई रिसर्च पेपर ने, कोई बुक ने नहीं, मैंने ऐसे 200-250 वर्ड्स ढूंढ के निकाले इंग्लिश में, जो इंग्लिश में बहुत ज्यादा नेसेसरी है, जिसके बिना कोई बंदा इंग्लिश नहीं बोल सकता। मतलब अगर हम एक जैसा कोई भी बुक पढ़ते हैं, कोई भी नॉवेल मेरे पास रखी हुई है काफी सारी, तो वो जो 200-250-300 वर्ड्स है, वो इसमें सबसे ज्यादा यूज हुए होंगे हर जगह। चाहे आप लिख रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप सुन रहे हो, चाहे आप बोल रहे हो, हम यही 4 काम करते हैं। 5वां एक और ले लो, थिंकिंग। जब इंसान कुछ सोचता भी, अगर इंग्लिश में सोच रहा है, तो वो वर्ड्स तो इनकाउंटर, मैं बोलता हूँ कि वो अगर आप यहाँ से कोई भी एक बुक निकालोगे, चाहे सेल्फ हेल्प बुक हो, फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, कुछ भी हो,
मैं वो 250 में से एक वर्ड आपको एक पेज पे जरूर बता दूंगा, बल्कि उसमें से बहुत सारे वर्ड बताऊंगा, शायद 10 से ज्यादा बता दूं कि वो 250 में से 10 वर्ड यहाँ पर मिल गए, बिल्कुल, है ना। और वो लोगों को बहुत अच्छे से नहीं पता, तो मैं उस पर बहुत फोकस करता हूँ। फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। तो जब 1 महीना गुजर जाता है तो मेरे स्टूडेंट फिर ना आकाश में उड़ना सीख लेते हैं, साइकिल उनकी दौड़ने लगती है, फिर उनको बहुत मजा आता है। और जो फिर उनकी ग्रेटफुलनेस आती है, वो जो मतलब मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर आपने हमारी लाइफ बदल दी, सर मैंने इमेजिन नहीं किया। एक स्टूडेंट कहती, सर 150 में इंग्लिश सिखा दी आपने। जब हमारी 150 फीस मैंने कभी नहीं सोचा था। और कई लोग तो 150 सुन के लगते थे कि भाई फ्रॉड करने वाला है, 150 में कौन ही इंग्लिश सिखाता है ना, कोई नहीं सिखा सकता। जैसे जैसे हमने फीस बढ़ाई ना, तो लोगों को लगा कि कोई रेप्यूटेड लोग है। हाँ, फिर मैंने आईफोन से सीखा भी क्या हर अच्छा प्रोडक्ट जो उसका प्राइस थोड़ा सा बड़ा भी होना चाहिए, थोड़ा सा प्रीमियम तो पे करना पड़ता है। तो फिर मैं प्रीमियम होने भी लगा। मतलब एक वक्त ये भी था कोविड के आसपास में कि उस वक्त इंस्टाग्राम पे इंडिया के कोई जो टॉप 100 इन्फ्लुएंसर्स होंगे इंग्लिश में, उसमें से मैं भी एक था, राइट। आज तो बहुत है। आप इंग्लिश लैंग्वेज पे कंटेंट बनाते हो, हाँ, तो कौन से बेसिक जो फंडामेंटल्स है जिसको आप टच करते हो कि कंटेंट बनाऊंगा तो इस पे बनाऊंगा, क्योंकि ये समझ के अगर अंदर आ गया अगला तो फिर उसको बाकी एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाए जा सकते हैं। देखिए इसके ना अलग अलग लाइन्स है। पहला तो एक लाइन ये है कि डेली यूज सेंटेंसेस, कि लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हम यहाँ से वही रील्स जो जिनको आप ज्यादा बनाते हो उनको 30-30 1-1 मिनट के फ्रीक्वेंसी में अगर डिस्कस करें तो वो क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे जो आप कवर करते हो ऑन रील्स? उसमें से कुछ डेली यूज सेंटेंसेस होंगे, कुछ करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस होंगे, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होंगे, और एक चीज जिसके लिए मैं बहुत फेमस हुआ और उसमें मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ अभी, मतलब फिनिशिंग पे है वो बुक, कि हम लोग क्या करते हैं ना, कई सेंटेंसेस ये मैंने सबसे शुरू में शुरू किया था। इंस्टाग्राम पे आज जितने भी इंग्लिश इंस्टाग्रामर्स हैं, इनिशियली सबसे पहले मैंने ये करना शुरू किया था और मेरा ये पोस्ट 9.9 मिलियन पे गया था। क्या था इसमें? एक पोस्ट बनाया था मैंने। क्या होता है कि हम लोग डेली यूज में ना इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस हमेशा गलत बोलते हैं, हमको पता भी नहीं होता। एग्जांपल देता हूँ, जैसे बारिश आ रही है, तो एक आम बंदा इसका ट्रांसलेशन क्या करेगा, रेन इज कमिंग। बिल्कुल सही है, आना मतलब कमिंग, बारिश यानी रेन आ रही है, इज कमिंग। पर इंग्लिश में इसको बोलते इट इज रेनिंग, है ना। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आप नहीं कर सकते क्योंकि दोनों लैंग्वेज का सेंस बहुत अलग अलग है, दोनों लैंग्वेज का फॉर्मेशन बहुत अलग अलग है। तो मैंने इस पे से एक पोस्ट बनाया था, मुझे आज भी याद है। मेरा बेटा बहुत छोटा था, अब तो मेरा बेटा 8 इयर्स का है, 4 साल का रहा होगा वो। तो बारिश आ रही थी तो बोले अब वो रेन इज कमिंग। तो मैंने बोला नहीं बेटा, इट इज नॉट रेन इज कमिंग, इट इज रेनिंग। तो वहां से मेरे दिमाग में आइडिया आया, तो मैंने एक पोस्ट बना डाला। और उस वक्त बहुत भयंकर बारिश हो रही थी पूरी इंडिया में, और मैंने उसमें 6-7 सेंटेंसेस लाया जो बारिश के बारे में लोग गलत बोलते हैं। मेरा वो पोस्ट 9.9 मिलियन पे है। आज भी याद है मुझे उसके इनसाइट्स, 99,82,000 लाइक्स। हाँ, क्या बात है। नहीं ये व्यूज है, लाइक्स नहीं। 9 मिलियन जो आपने बोला, 9.9 मिलियन, ऑलमोस्ट 9.9। वो थोड़ा सा से 14-15 हजार से रह गया, नहीं तो 10 मिलियन पे पहुंच जाता था। तो वहां से मुझे समझ में आया कि यार ऑडियंस ये बहुत पसंद करती है। तो मैंने उसके अराउंड कंटेंट बनाना शुरू करा, दूसरे लोगों ने भी शुरू किया, काफी चला वो। तो ये एक लाइनअप होता है कि जहां पर हम लोग जो डेली यूज के सेंटेंसेस होते हैं वो गलत बोलते हैं, उसको सही करते हैं। इस पे मैं एक बुक लिख रहा हूँ, ऑलमोस्ट लिख चुका हूँ, मैं उसको वेरीफाई कर रहा हूँ। मैंने एक बुक लिखी है जिसमें मैंने 500 ऐसे सेंटेंसेस लिखे हैं जो हम डेली लाइफ में आम बोलचाल में गलत बोलते हैं, चाहे मीटिंग में, चाहे घर में, चाहे सोते वक्त, चाहे बाथरूम में, चाहे दोस्त के साथ, चाहे कैफे में। ऐसे बहुत अलग अलग सिचुएशंस लिए हैं और हर सिचुएशंस पे कुछ कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। पहले हिंदी में सेंटेंस लिखा, फिर उस सेंटेंस को इंग्लिश में गलत कैसा होता है, फिर इंग्लिश में सही कैसा होता है। तो ये बुक बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। और आपका जो कोर्स है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? सबसे पहले तो एक पार्ट आप उसका समझ लीजिए, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है उसमें। माइंडसेट फॉर्मेशन पे बहुत काम करते हैं हम, माइंडसेट बनाने पे, जैसे मैंने चालू किया वहीं से आपको बताया। वोकैबुलरी होती है, सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, सेंटेंसेस बनाने पे मैं ग्रामर की गहराई में कभी नहीं जाता, मैं उसका बहुत अपोज भी करता हूँ। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो ग्रामर की गहराई में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उसका रीजन भी बताता हूँ अभी आपको क्यों बोलता हूँ। ये पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद हम कुछ एक्टिविटीज पे फोकस करते हैं। डेली में अपने स्टूडेंट्स को कुछ एक्टिविटीज देता हूँ जो वो लोग घर पे करते हैं, जैसे कोई वीडियो देख लिया, कोई बुक पढ़ लिया, कोई न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कुछ ना कुछ इंग्लिश की एक्टिविटी। और वो देख के उनको क्या समझ में आया वो मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेजेस करके बताते हैं कि अगर कोई वीडियो देखा तो उसमें से कितना समझा, न्यूज़पेपर पढ़ा तो कितना
कितना समझा, बुक पढ़ा तो कितना समझा, और मैं उनको एक मतलब पूरा रेडीमेड टास्क देता हूँ, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर उसके बाद हमारे कोर्स का एक फॉर्मेट है डाउट सॉल्विंग, कि अगर 2 महीने में आपको कहीं भी कोई भी किसी भी किस्म का डाउट आता है, मेरा एक प्रीमियम नंबर है, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, सिर्फ जो लोग कोर्स ज्वाइन करते हैं। वो 2 महीने में कभी भी मुझसे किसी भी तरीके का व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रात को 2 बजे भी पूछ सकते हैं, मैं अपने टाइम पे आंसर करता हूँ। ऑफिस में मेरे एक आवर्स डिसाइडेड है इवनिंग के, मैं शाम की नमाज पढ़कर वो फ़ोन लेके बैठता हूँ और सब लोगों के एक साथ आंसर कर देता हूँ। तो ये डाउट सॉल्विंग का है। उसके बाद हमारा ये जो प्रैक्टिस सेशन होता है 45 मिनट्स प्रैक्टिस सेशन होता है, एक होता है आफ्टरनून में 3:15 से 4, जो लोग जनरली हाउस वाइफ्स होती है वो वाला टाइम ले लेते हैं। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक टाइम है रात में 9:15 से 10। तो ये प्रैक्टिस सेशंस के 2 टाइम है। फिर इसके अंदर में कुछ टेस्ट भी होते हैं, कोर्स मॉड्यूल में डिवाइडेड है, हर मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट है, ताकि बंदे को रियलाइज हो कि मैंने कितना सीखा, क्या सीखा, कितनी प्रोग्रेस हुई। मतलब इतने सारे उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं। हाँ। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये बात मैं बोलता हूँ और इंडिया के बहुत इंग्लिश कोचेस इसके लिए मुझे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। कई लोगों ने इस पे मतलब रील बना के भी बोल दिया, मोहसिन सर तो ऐसा बोलते हैं ग्रामर। और वो बात ये है कि ग्रामर को गहराई से नहीं सीखना चाहिए। हाँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ग्रामर को गहराई से नहीं सीखना चाहिए, बिल्कुल नहीं सीखना चाहिए। और क्यों नहीं सीखना चाहिए, पहले आपका गोल बताता हूँ। कोई भी स्टूडेंट आता है, बोलता है आपका गोल क्या है, तो कहते हैं मुझे सर इंग्लिश बोलना है। तो ये आपका गोल नहीं है। गोल कभी भी स्पेसिफिक होना चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक। हालांकि उसकी जब स्पेसिफिसिटी में बहुत ज्यादा डिटेल में जाते हैं, लेकिन मैं एक लाइन में हमेशा हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, अग्री करते हैं, आप भी अग्री करोगे, सर मुझे ऐसी इंग्लिश बोलना है जैसी मैं हिंदी बोलता हूँ। इतना स्पेसिफिक और प्रिसाइज अपना गोल होना चाहिए। हाँ। सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलना है। ऐसे ही बोलना है जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि रात को 2 बजे अगर तुम्हारे पापा ने तुमको एक थप्पड़ देके उठाया, तो अब तुमको पता नहीं रहता पापा तुम कैसे बोलते, कौन है बे, तो आपके मुंह से स्लैंग भी निकलता बे। मतलब आपकी हिंदी कितनी अच्छी है ना कि आप रात में नींद में उठ के भी बोलते हैं, पूरा सवाल भी सही पूछ रहे कौन है, फिर उसमें एक स्लैंग भी लगा रहे बे, राइट। तो ऐसी इंग्लिश होना चाहिए कि आप नहीं व्हाट द हेल आपके मुंह से निकलना चाहिए, है ना। तब जाके मैं बोलता हूँ कि ये है कि आपकी इंग्लिश ऐसी होना चाहिए, ऐसी इंग्लिश बोलना है जैसी मैं हिंदी बोलता हूँ। अगर कोई मराठी बोलता है तो ऐसी इंग्लिश बोलना है जैसी मैं मराठी बोलता हूँ। कोई उर्दू बोलता है तो मुझे ऐसी इंग्लिश बोलना है जैसी मैं उर्दू बोलता हूँ। और मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि एक छोटा सा पेपर लो, कोई खर्चा नहीं आता, उस पर बढ़िया लिखो और अपने रूम में सब जगह लगा लो, वॉशरूम में लगा लो, आपके मिरर पे लगा लो, आप जहां जहां दिन भर बैठ के देखते होंगे अपने घर में, सब जगह लगा लो और लिख लो आपको जैसा लिखना अच्छा लगता है, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, कि ऐसी इंग्लिश बोलना है, टारगेट क्लियर होना। अब ऐसी इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर को गहराई से सीखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस बारे में। और मैं सिर्फ ऐसा बोलता नहीं हवा में, उसके 3 प्रूफ देता हूं आपको। प्रूफ नंबर 1, आपने भी अपने स्कूल में बहुत ग्रामर पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, और इंडिया के हर कोई पढ़ता है, किसी भी मीडियम से हो। आपने भी स्कूल में जो मेजर पोर्शन है ग्रामर पे बड़ा फोकस था, ग्रामर, उसका ग्रामर बहुत अच्छा है, मैंने भी पढ़ा। मुझे एक बात बताइए, वो स्कूल में 10-12 साल ग्रामर पढ़ के क्या आपको इंग्लिश बोलना आ गई थी? नहीं। क्या मुझे इंग्लिश बोलना आ गई थी? क्या मनोज को, प्रिया को, राहुल को, अब्दुल्ला को, साइमा को, शिरीन को, किसी को इंग्लिश बोलना आई थी? यानी 12 साल ग्रामर सीखने से इंग्लिश बोलना नहीं आती। हाँ। पर 2 महीने में इंग्लिश बोलने से इंग्लिश बोलना आ जाती। जब वो मेरे पास आते हैं तो मैं क्या कर रहा हूं, वो 12 साल के नॉलेज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवा रहा हूं, बुलवा रहा हूं, है ना। तो बोलने से इंग्लिश बोलना आती है। उतने 12 साल उन्होंने थियरी पढ़ा, आप उसका प्रैक्टिकल दे रहे हो उनको 2 महीने में। हाँ, और नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं बोलता हूँ आप आइए, मैं बुलवाऊंगा आपसे। आपके कोर्स में ग्रामर का कोई रोल नहीं है? ग्रामर का वो पार्ट जो इंग्लिश बोलने के लिए नेसेसरी है, जो इस गोल से अलाइंड है। बाकी की सारी चीजें डिस्ट्रैक्शंस को हमने निकाल दिया। जो इस गोल से अलाइंड है कि भाई यहां पर ये बंदे ने इंग्लिश बोलने के लिए ये चीज की जरूरत पड़ेगी तो हमने वो ले लिया, इसकी जरूरत पड़ेगी तो वो ले लिया, इसकी जरूरत पड़ेगी, इस गोल से जो आपको एक लाइन बोला, इससे जो जो चीजें अलाइन है वो सब लिया। और जो फालतू की चीजें हमारे स्कूल में जबरदस्ती डिटेल में हमें पढ़ाया जा रहा था, हमको पता भी नहीं था कि इसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, वो सब निकाल दिया, सिर्फ नेसेसरी चीजें रखी। और 35-40 दिन लगेंगे आपको, आप हर वो सेंटेंस बनाना सीख लेंगे मेरे साथ जो इंग्लिश में एक इंसान को बात करने को जरूरी है, और रोज आधा घंटा देना है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो पहला प्रूफ कि ग्रामर सीखने से इंग्लिश बोलना नहीं आती। दूसरा प्रूफ, आप हिंदी कैसी बोलते हैं? सर बहुत बढ़िया। आप मराठी कैसे बोलते हैं? सर बहुत बढ़िया। इंडिया में तो हिंदी सब कोई, हर कोई बोल लेता है। मेरा एक सवाल है, जैसे आप मराठी बहुत अच्छी बोलते हैं, आप मराठी मीडियम से, मुझे आपसे ये पूछना है प्रिंस
कि आपने जो मराठी की ग्रामर की किताब पढ़ी थी ना, हम्म, जिससे आपने मराठी का ग्रामर सीखा होगा, फिर आपको मराठी बोलना आई होंगी, वो किताब का नाम बताइए मुझे। नहीं कोई किताब नहीं है उलटा मैंने मराठी बोलना नहीं, मुझे सीखने के सीखना है। बाद व्याकरण की किताब मला पण देखा. मराठी बोलायचं शिकायचं. हाँ बरोबर आहे. हाँ? पण ते तो मुझे भी बोलणार मराठी बोलना सीखना है. बोलने वाला चाहिए ते. हाँ? हाँ लेकिन आपके पास ऐसी कोई ग्रामर की किताब? मैं एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, जहां सबसे ज्यादा हिंदी बोली जा रही है इंडिया में, उनसे पूछता हूँ बच्चों से कि तुमने अपने लाइफ में जो हिंदी के ग्रामर की किताब पढ़ी थी, मेरे को उसका नाम बता दो, मैं अमेजोन से मंगाऊंगा, मैं भी पढ़ूंगा. क्योंकि मेरे स्कूल में नहीं पढ़ाई गई, मैंने अपने घर में नहीं देखी, मैंने अपने समाज में नहीं देखी. पर तुम हिंदी कैसी बोलते हो? बोले सर वर्ल्ड क्लास. एलॉन मस्क भी ऐसी ही हिंदी नहीं बोल सकता. डोनाल्ड ट्रम्प भी आपके जैसी मराठी नहीं बोल सकता. नहीं बोल सकता. पर आपने मराठी का ग्रामर नहीं पढ़ा. अगेन आई प्रूव कि किसी लैंग्वेज को एक्सपर्ट लेवल पे बोलने के लिए आपको उसका ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है. जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं नागपुर के लोकल मार्केट में जाता हूँ सब्जियां वगैरह लेने, कुछ भी है ना, तो यहाँ हमारे काकू लोग होते हैं, बैठे होते हैं, वो हिंदी नहीं बोल पाते, तो हम उनके साथ मराठी बोलते हैं. कशा दिले काकू, वांगे कशा दिले, है ना, वो बता भी देते. मुझे आपसे पूछना है काकू कितना मराठी की ग्रामर पढ़ चुकी है? नहीं कुछ भी नहीं. फिर भी वो मराठी कैसी बोलती है, मेरे से भी अच्छी बोलती है. मैं मराठी में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, सर्वाइवल लेवल की मराठी बराबर बोलता हूँ, है ना, क्योंकि महाराष्ट्र में रहता हूँ, जितनी सर्वाइवल लेवल पे बोलना चाहते हैं उतनी आती है मुझे, है ना. और मेरी नेक्स्ट लैंग्वेज मराठी है. अभी मैंने जितनी एक्सपर्टीज ले ली, अब इसके बाद मुझे मराठी बोलना सीखना है. और जैसे ही जिंदगी ने मुझे टाइम दिया, मैं जरूर मराठी बोलना सीखूंगा और एक्सपर्ट लेवल पे सीखूंगा. ऐसी स्पीच दूंगा कि किसी को समझ में नहीं आएगा कि बंदा उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ है. राइट, मराठी में. सही है. ये मेरा गोल है. अभी 2 लैंग्वेजेस गोल पे है, मराठी और अरेबिक. राइट. तो मैंने तो एक टीचर से बात भी करके रखी है, उन्होंने मुझे वक्त भी दिया है, मैं हेल्प ही रहते हैं, बहुत एक्सपर्ट है मराठी के. तो पर मेरे पास वक्त नहीं है, ये थोड़ी सी वहां पर प्रॉब्लम आ रही है. तो मेरे पास जैसी वक्त आएगा ना, मैं उसमें लगा भी हूँ कि मेरे कुछ टाइम काम अपने टीम मेंबर्स को दूं, सीखूंगा. तो मैं आपको ये समझा रहा था कि मराठी थर्ड प्रूफ आप देने वाले. सेकंड प्रूफ. पहला प्रूफ ये कि आपने इंग्लिश का ग्रामर बहुत साल पढ़ा स्कूल में, पर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आई, मतलब ग्रामर से इंग्लिश बोलना नहीं आई. आपने हिंदी मराठी का कोई ग्रामर नहीं पढ़ा, आप गजब की हिंदी बोलते हो, गजब की मराठी बोलते हो, मतलब ग्रामर का कोई रोल नहीं है. तीसरा प्रूफ मेरे नॉलेज से, हमारे इंडिया में जो लोग बच्चे ग्रामर की किताबें पढ़ रहे हैं, वो या तो यूट्यूब के किसी प्लेलिस्ट से पढ़ ले रहे हैं, है ना, उनको लगता है कि ये प्लेलिस्ट देख लूंगा 50-60 वीडियो की. अच्छा, उस पे तमाशा ये है इंडिया में, मिलियन में व्यूज है उस रील के, ऐसी कई रील्स है कि यूट्यूब पे जाओ, ये वाली प्लेलिस्ट देख लो, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा. जाओ बेटा, ऐसी एक नहीं 5 प्लेलिस्ट देखो, मैं पेपर पे लिख के देता, आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा. क्योंकि वो प्लेलिस्ट देखने से, मैं ये नहीं बोल रहा कि मत देखो, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता. ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट टीचर जिसने वो प्लेलिस्ट बनाई है ना, वो तो मेरी फैटर्निटी का बंदा है, मेरा ही कोई कॉलीग होगा, मेरा ही कोई दोस्त है, वो तो जो मेरे से बात भी करता है, मुझे अप्रिशिएट करता है, मैं उसकी हेल्प करता हूँ, मेरा ही कहीं ना कहीं वो दोस्त होगा, यूट्यूबर आप जिसकी प्लेलिस्ट देख रहे हैं. लेकिन उससे आपका नॉलेज बढ़ सकता है, आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते, है ना. दूसरी बात, एक तो ये सोर्स है ग्रामर सीखने का इंडिया में. दूसरी बात, या तो अमेजोन पर बहुत सारी किताबें 300-500 रुपए की, इंडिया के ऑथर्स हैं, आप वो मंगा के पढ़ लो. मैंने वो किताबें पढ़ी है जो ऑक्सफोर्ड में, स्टैनफोर्ड में, हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में पढ़ाई जाती है. क्यों पढ़ा मैंने? क्योंकि मुझे इस फील्ड में एक्सपर्ट बनना था. जब मैं शुरू में आया ना, तो मैंने ऐसी किताबें मंगाई कि मैं खुद सोचता था कि यार ये किताबें पढ़ना चाहिए, कि मैंने पढ़ा लेकिन, और मैं पढ़ के ये समझा, मुझे आता तो सब था, लेकिन फिर भी वो पढ़ के मेरा और नॉलेज बढ़ा. क्योंकि जब आप अपने से ज्यादा नॉलेजेबल, एक बंदा जो ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर है, हम उसके सामने क्या है? कुछ भी नहीं है. तो जब मैंने उसकी किताबें पढ़ी, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, पूरा पढ़कर मैं कंक्लूजन पे आया. क्योंकि कुछ भी पढ़े और पढ़ के कंक्लूजन पे आया कि ग्रामर एक इतना गहरा समंदर है कि आप इसमें डूबोगे, डूबते चले जाओगे, डूबते चले जाओगे, डूबते चले जाओगे, आपको उसकी समंदर की तह नहीं मिलने वाली. आप वो जो मोती की तलाश में है ना, तो आप जमीन पे पहुंचोगे नहीं और मोती मिलेगा नहीं. तो इससे बेटर ये कि छोड़ दो यार ग्रामर को. तीसरा, मेरे पर्सनल जो मेरा बिलीफ है या मेरा जो एक्सपीरियंस है उस पे से आपको बोल रहा हूँ कि ग्रामर की गहराई में मत पढ़ो. अनटिल एंड अनलेस तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, सीजीएल कर रहे हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डिमांड है कि यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ग्रामर, सीख लो, कोई बुराई नहीं है. सही है. लेकिन मेरा जो गोल है कि ऐसी इंग्लिश बोलना है जैसी मैं हिंदी बोलता हूँ, उसके लिए ग्रामर की गहराई में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. क्या बात है. मुझे बताइए, आपका अगर कोई कोर्स लेना चाहता है तो कैसे लेगा? बहुत सिंपल सी बात है. मैं एक 2 दिन का डेमो क्लास देता हूँ, और बेसिकली वो मेरा
लेवल 0 बोलता हूँ उसको मैं। इसमें आप इसको भी आंसर कर दीजिए। मुझे एक और क्वेश्चन था। हाँ आपका ये पूरा करिकुलम ऑनलाइन है, हाँ। ऑफलाइन सेंटर है आपका कहीं पे? देखिए नागपुर में ना मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे ऑनलाइन पढ़े हैं, और ऐसा है कि आज की तारीख में इंस्टाग्राम पे जितने भी पेजेस हैं, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मैं जितना मेरे पास नॉलेज है, मेरे से ज्यादा किसी भी इंग्लिश टीचर के फॉलोअर्स नागपुर में नहीं है ना, जितना मैं जानता हूँ। मेरे 180 के आसपास है अभी। एक टीचर है, उनके 65 है। आपके 1,80,000 है, उनके 65 है। हाँ। उनके 65 के करीब है। मैंने देखा था लास्ट टाइम जब। ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हर, वो भी बहुत अच्छी टीचर है। और उसके बाद मैंने और ऐसे कोई टीचर नहीं देखा कि जो बहुत पुराने भी टीचर है और वो कुछ बहुत कर भी पाए, इसलिए क्योंकि वो टीचर्स बहुत अच्छे हैं पर वो कंटेंट क्रिएशन में इतने अच्छे नहीं है शायद, है ना। तो मैंने पहले से उस पर फोकस कर दिया, तो मैं आगे बढ़ गया। तो आज की तारीख में मैं नागपुर में जितने भी इंग्लिश इन्फ्लुएंसर्स हो गए, मैं जितने लोगों को जानता हूँ उसमें मैं अभी टॉपर हूँ इंस्टाग्राम पे। तो इसकी वजह से मुझे नागपुर से बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि सर आपका कहीं सेंटर है क्या। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं नागपुर के जिन लोगों ने मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के बाद उनको एहसास हुआ कि यार ये बंदे के साथ अगर हम फिजिकली बैठेंगे तो क्या नहीं सीख सकते, है ना। आज मैं उनके लिए वो हूँ जो मैं स्कूल में था तो मेरे लिए कोई इंग्लिश टीचर था, है ना। तो इंसान जब कुछ आगे निकल जाता है तो उसको अपनी वैल्यू नहीं पता रहती, पर जो उससे सीखना आता है उसको पता रहता है कि ये बंदे से मैं क्या सीख सकता हूँ। तो कई ऐसे स्टूडेंट जो बोलते हैं कि सिर्फ आपका ऑरा फील करना चाहते हैं, पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो गया आपका। हाँ। तो मतलब वो तो कैसा होता है ना कि आजकल एक दौर ऐसा चला है, सर एक ही बार मिलना है आपसे। मैं अपने एक स्टूडेंट की स्टोरी सुनाता हूँ आपको। बुल्डाना से आया हूँ, ट्रेन से आया बेचारा, सिर्फ एक बार मिलना है सर बोले आपसे, सिर्फ एक बार। और वो आया भी ऐसे टाइम, मेरा एक सेशन था तो मैं उसको 15 मिनट दे पाया। मैंने 15 मिनट में उसको नाश्ता करवाया, चाय पिलवाई, जो कुछ कर सकता था सबके, क्योंकि वो बुल्डाना से ट्रैवल करके सिर्फ मेरे से मिलने आया। हाँ। एक लड़का भी रायपुर से ट्रैवल करके मेरे से मिलने आया, पर मैं ऐसा फंसा हुआ था कि मैं उसका फोन नहीं उठा पाया, और मुझे इस कदर अफसोस हुआ। वो लड़का मुझे क्या बोलता है बताए, मतलब छत्तीसगढ़ी लड़का है, उसको तो उनके पास तो इंग्लिश के टीचर भी नहीं है। वो एक ऐसे विलेज में रहता है कि उनके पूरे विलेज में इंग्लिश का टीचर नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ। तो अब उसको तो इंग्लिश इतनी नहीं आती थी, तो जब मैंने उससे रिव्यू लिया ना, मुझे आज भी बहुत मतलब ऐसा बुरा तो नहीं लगता, पर बड़ी खुशी होती है। उसने क्या लगता, यू आर द अर्लीस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंग्लिश ऑफ इंडिया। उसकी जितनी समझ थी उस हिसाब से बेचारे ने काफी बड़ा दर्जा आपको तो मैंने बोला देखो इंग्लिश का कोई साइंटिस्ट नहीं होता, राइट। पर उसके लिए जो उसके दिल में जो रिस्पेक्ट थी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं। और नागपुर के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो बोलते हैं कि सर आप एक बार ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स चालू करो, हम आपके साथ आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि एक अकेला बंदा क्या क्या करेगा, क्या क्या कर लेगा। जैसे मैं एक पूरा कोर्स चला रहा हूँ, है ना। हमारे एक लेवल 2 का भी कोर्स है, मेरे पास 8-10 एम्प्लॉइज है, मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बीवी है। तो मुझे आपका रूटीन बताइए, आप अपने स्टूडेंट्स को दिन में कितने घंटे देते हैं? देखिए अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मैं अपने पूरे दिन में स्टूडेंट्स को कम से कम 3 से 4 घंटे देता हूँ। और आपका शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल तो मैं नाइट आउल हूँ, तो मतलब काफी रात को सोता हूँ मैं। जितने भी क्रिएटिव काम करता हूँ वो रात में करता हूँ। फिर उसके बाद इधर लेट ऑफिस आता हूँ, सेकंड हाफ में ऑफिस पहुंचता हूँ अराउंड 2 बजे। और सुबह उठ के एक बार अपनी टीम से सारी बातें कर लेता हूँ, सब कुछ अलाइन कर देता हूँ। हमारे सारे मतलब ग्रुप्स बने हुए हैं, तो मैं रात में उनको सब बता देता हूँ कि कल क्या क्या करना है मेरे पहुंचने तक, वो लोग सब कर लेते हैं। जनरली जब भी मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, स्क्रिप्ट लिखता हूँ, बुक्स लिखता हूँ, कोर्स में चेंजेस करता हूँ, या कुछ भी क्रिएटिव करता हूँ, तो मैं रात में करता हूँ। आपके बुक्स भी पब्लिश्ड है? पहली बुक है जो आने वाली है अभी जो करें। हाँ, लेकिन हम इसका कोई पेपर बुक नहीं बनाने वाले, क्योंकि मतलब मुझे ना वो उतने झंझट में नहीं जाना, पब्लिशर ढूंढो, ये करो वो करो। मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन देता हूं, Amazon पब्लिशर्स है, प्रिंट ऑन डिमांड दे रहा है, जब ऑर्डर आएगा तब प्रिंट करके भेज देगा। चलो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे आपसे एक चीज सीखने मिल गई, बड़ी अच्छी चीज है, इसको हम और डिस्कस करेंगे पॉडकास्ट में, राइट? बिल्कुल। तो हम वो एक बुक लॉन्च करने वाले। आपका मोस्टली जो बिजनेस है ऑनलाइन है? मोस्टली नहीं, 100% ऑनलाइन है। हाँ। तो आप जैसे अगर कोई स्टूडेंट आपसे कोर्स बाय करता है, तो आपने जैसे बताया कि हम स्टूडेंट्स को बोलने लगाते हैं, हम स्टूडेंट्स को ये करने लगाते हैं, तो उनको आप एक जूम कॉल पे लेते हो? नहीं, हमारे जो लेवल 1 है ना, लेवल 1 पे जूम सेशंस नहीं होते, और उसकी वजह भी बताता हूँ आपको कि बहुत अर्ली डेज में 2019 में हम तो कैसे ना सॉफ्टवेयर में थे, तब से जूम मीटिंग्स करते हैं। जूम तो फेमस बाद में हुआ, कोविड जब आया तो जूम बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, है ना, उनकी कंपनी वहीं से ग्रो करी। हम तो उसके पहले भी अपने क्लाइंट्स के साथ जब यूएस और बाहर के क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करते थे तो जूम पे मीटिंग्स होती थी, स्काइपी पे होती थी या तो फिर जूम पे होती थी।
तो 2019 में मैंने जब अपना कोर्स लॉन्च किया तो ये सेम जो आप बोल रहे हो ना, प्रैक्टिस सेशन को मैंने जूम पे लेने की कोशिश की। अब यहाँ क्या होता है कि हमारे इंडिया में शर्म बढ़ी है ना। तो कई ऐसी लेडीज होती थी हमारे साथ, कई ऐसे लड़के होते थे हमारे साथ, लड़की लड़कों के सामने बोलने से शर्मा रही, लड़कियां लड़कों के सामने बोलने से शर्मा रही, तो फिर उसको भी अलग अलग किया। हमारे कोर्स में पहले से ही लड़कियां बिल्कुल सेपरेट, लड़के बिल्कुल सेपरेट। पूरे 6 साल के करियर में कोई लड़की ऐसा नहीं बोल सकती कि मोहसिन सर की वजह से किसी लड़के ने मेरा नंबर चुराया और मुझे फोन किया और मुझे मैसेज किया और मुझे परेशान किया। सिस्टम ऐसा बना के रखा है, राइट। तो फिर लड़का लड़कियों को अलग किया। फिर उसमें भी क्या होता था ना, हमारे इंडिया में आज भी इतने शर्मीले लोग हैं कि जब मैं डेमो क्लास लेता हूँ, मेरे डेमो क्लास में 1000 लोग रहेंगे तो कैमरा उसमें से 85 लोग चालू करेंगे। और वो भी बहुत पुश करना पड़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस उठाना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको कसमे वादे देना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो उसमें से 1000 में से 50 लोग कैमरा शुरू करेंगे। तो जब हम जूम पे प्रैक्टिस करने लगे तो एक बंदे को बोलना आता, वो बोलता जा रहा, दूसरा बोल रहा ही नहीं। फिर वहां वो क्लासरूम एनवायरनमेंट हो गया, फिश मार्केट बन गया, मजा नहीं आने लगा, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, मुझे रिजल्ट चाहिए। फिर जूम पे बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी, गूगल मीट पे ट्राई किया, वो तो और मतलब उसमें माइक्स बंद नहीं होते, ये होते। फिर हमने क्या किया, उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप में करने लगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया कि सर हम इस प्रैक्टिस सेशन को फेसलेस करना चाहते हैं। जैसे कई बार हम अपने घर के कपड़ों में बैठे होते हैं, कई बार मैं तो किचन में ही काम कर रही होती है, कई बार तो सर मैं ऐसे ही बैठा होता हूँ। तो लोग आजकल इस बारे में बहुत कॉन्शियस है कि मैं दिख रहा कैसा हूँ, राइट। तो वो बोले कि हमको फेसलेस प्रैक्टिस चाहिए, तो भैया व्हाट्सएप पे लाया। तो काफी दिन व्हाट्सएप पे प्रैक्टिस, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट में, हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया। अब आप वहां पे सभी कर सकते थे। इंग्लिश सीखने के लिए 4 प्रैक्टिस होती है, रीड, राइट, लिसन, स्पीक, चारों हो रही थी व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप पे क्या होता है ना, व्हाट्सएप के कोई ठिकाने नहीं होते, कभी भी ग्रुप बंद हो जाता, कभी भी आपका अकाउंट हैक हो जाता, कभी भी कोई कुछ भी बंद हो जाता। तो फिर हमने उसको टेलीग्राम पे शिफ्ट किया। तो हमारा ऑलमोस्ट 2020 से अभी तक अब हमारा प्रैक्टिस सेशन टेलीग्राम पे होता है। टेलीग्राम क्लाउड बेस्ड है, बहुत बढ़िया है, सारी चीजें रिकॉर्डेड रहती है। अगर किसी ने सेशन मिस कर दिया तो किसने क्या क्या बात करी उसको पूरी हिस्ट्री मिलती है, सब देखने को मिलता है। मोहसिन सर ने क्या बोला, फिर किसी स्टूडेंट ने क्या बोला, फिर मोहसिन सर ने क्या बोला, ये पूरा वहां उसको सुनने को भी मिल जाता है अगर सेशन अटेंड नहीं किया तो। और दूसरा उस 45 मिनट के सेशन में उसको वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाओ, उठ के जाना है, जाओ, वो पूरे 45 मिनट्स लोग आते हैं, हम लोग बात करते हैं, बहुत मजा आता है। और इनिशियली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बोलने में भी कंफर्टेबल नहीं होते, तो मैं अलाउ करता हूं उनको लिखने के लिए। एक बार वो लिखने में कंफर्टेबल हो जाते हैं और जिसके 30 दिन कंप्लीट हो गए उसको फिर मैं लिखने नहीं देता, उसको वार्निंग देता था कि अभी लिखा तो ग्रुप में से निकाल दूंगा, अभी लिखा तो ग्रुप में से निकाल दूंगा। तो निकालते किसी को नहीं है, हाँ, पर स्टूडेंट डर के फिर बोलना शुरू कर देते हैं। तो आप बच्चों को AI टूल्स यूज करने पे सजेस्ट करते हो? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी जैसे एक हवा चली है, क्या होता है ना कि जो हर चीज सोशल मीडिया पे दिखाई गई वो हर चीज बताई ऐसी जाती है कि भाई तो मतलब काम करेगी है ना। जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप चैट जीपीटी से बात कर लो, वो आपको इंग्लिश का एक पूरा प्लान बनाइए, एक प्लान और एग्जीक्यूट करके देखिए और 2 महीने के बाद मुझे बताइए। जैसे आपने भी ऐसी कई रील्स देखी होंगी, हमारी तो फीड भरी पड़ी होती है, हम इंग्लिश वाले हैं तो, कि आप चैट जीपीटी के पास जाइए और अपना बचपन का एक इंसिडेंट इंग्लिश में बोलिए कि द मोस्ट मेमोरेबल इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ, और आप जब वो इंसिडेंट बोलेंगे तो चैट जीपीटी को बोलना कि ये मेरा इंग्लिश का लेवल है, बेस्ड ऑन दैट लेवल आप मुझे 1-2 महीने का कोर्स डिजाइन करके दो, मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए। चैट जीपीटी आपको ये सब कुछ दे देगा और फिर आप उसको फॉलो करके देखिए एक बार। नहीं होता है, करके देखिए। मैं तो बोलता हूँ सबको, देखिए जो दर्द मेरे सीने में है और जो दर्द किसी एक इंग्लिश टीचर के सीने में है, वो इमोशन चैट जीपीटी के पास नहीं है। नॉलेज हमसे ज्यादा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, नॉलेज मेरे से ज्यादा है, नॉलेज कोई ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर से ज्यादा होगा चैट जीपीटी के पास, पर वो जो एक ह्यूमन टच है, वो जो एक बात है जो मैं उसको मोटिवेट कर सकता हूँ। और दूसरी बात, जब वो देता है 4000 रुपए और जब मेरा लेसन उसके पास पहुंचता है तो उसको याद आते हैं 4000 दिए थे है ना। जहाँ इंसान कोई चीज के लिए पैसा दे देता है तो वो चीज बहुत वैल्यूएबल हो जाती है। आईफोन 10,000 रुपए मिलेंगे ना, कोई वैल्यू नहीं करेगा, है ना। वैसे ही जब किसी चीज में पैसा लगाया जाता है तो उसके रिजल्ट आते हैं, ये चीज मैंने देखी है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मुझे कोई चीज सीखनी है ना, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, मैं पेड कोर्स ज्वाइन करूंगा, क्योंकि वो यूट्यूब के फ्री की किसी को कोई वैल्यू नहीं है। और फ्री वाला, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2 टाइप के लोग हैं कोचेस। एक तो ये है कि जिनकी पूरी इनकम यूट्यूब पर निर्भर है, पूरी की पूरी। कोई ऐसी नॉलेज वाली चीज है जो बताना है तो यूट्यूब पे बिल्कुल बता, जिस चीज में प्रैक्टिस करवाना है वहां यूट्यूब का और चैट जीपीटी का रोल खत्म हो जाता है।
है ना, जहाँ प्रैक्टिस करवाना है। जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे मैं अभी आपसे एक बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ कोई ह्यूमनॉइड बैठा होता तो वो इतनी मजेदार बातें नहीं कर पाता था। मैं भी उससे इतना मजेदार सवाल नहीं कर पाता। ह्यूमनॉइड होते तो मैं शायद आपसे इतने एक्सप्रेशंस के साथ, इतने इमोशंस के साथ, चाहे साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, वो बाद में इमोशंस और एक्सप्रेशंस भी ला लेंगे, पर उसके जैसा नहीं बना पाएंगे। जो उसने बनाया है वो सबसे खूबसूरत है। उसने जो बनाया है ना, वो मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात, हालांकि मैं साइंस में बहुत बिलीव करता हूँ, साइंस की बहुत तारीफ करता हूँ, मैं साइंस में बहुत अच्छा स्टूडेंट था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इतना पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस का इतना नॉलेज है, लेकिन उसके बाद भी मैं बोलूंगा कि वो जो बना सकता है, वो जो चीजें कर सकता है, और फिर उसकी क्रिएशन जो चीजें कर सकती है, वो शायद तो कंप्यूटर और ये सब चीजें नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई आप हमारा कोर्स ज्वाइन करो, मैं बोलता कि भाई चैट जीपीटी से ट्राई कर लो, अगर सीख गए तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, अच्छी बात है अगर आप सीख जाओ तो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बोलिए। आज भी इस महीने में मेरे कोर्स में 200 से ज्यादा एनरोलमेंट है, ठीक है, दिसंबर में, अभी दिसंबर खत्म होने का है, ठीक है, और इसमें हमने कोई मेहनत भी नहीं की अभी। जैसे हम एकदम भयंकर मेहनत करते मार्च से, भयंकर मेहनत करते जब छुट्टियां लगती है तो, सीजन है वो हमारा सीजन है, मार्च से लेके जून जुलाई हमारा सीजन है। अभी हम सब ऐसा है कि हाँ अच्छा ठीक है चलाओ, टीम बैठी है तो चलाओ इस कोर्स को, तो अभी हमारे 200 से ज्यादा एनरोलमेंट है इस महीने में। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि ये 200 लोगों के पास यूट्यूब नहीं है क्या? है। जियो अभी अभी आएगा इंडिया में, यूट्यूब अभी अभी आएगा इंडिया में, ये जो क्रिएटर यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं ये अभी अभी बना, ये आज तक क्यों नहीं सीखे? और वही बंदा जब मेरे कोर्स में आता तो फिर वो 30 दिन में इंग्लिश बोल के बताता, है ना, कुछ तो प्रॉब्लम, कुछ तो चीज है ना, कि चीज प्रैक्टिस से जो आती है, वो एक अलग चीज होती है, वो अलग चीज। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिजनेस के बारे में चैट जीपीटी क्या नहीं बता सकता, पर एक अच्छे बिजनेस में इसको एक बिजनेस मेंटोर चाहिए, बिजनेसमैन को बिजनेस मेंटोर चाहिए। सही। अगर मेरे पास सोशल मीडिया का बहुत नॉलेज नहीं है तो क्या मैं चैट जीपीटी से नहीं पूछ सकता? पूछ सकते हो। पर मैं शाहजेब भाई के पास आऊंगा, प्रिंस के पास आऊंगा, आपसे पूछूंगा यार आपने ना बड़ा अच्छा काम किया इस फील्ड में, आप मुझे, मैं आपको पेपर पे लिख के देता हूँ प्रिंस कि आप जो इनसाइट्स मुझे दे सकते, ये पूरे जनरेटिव एआई मिलके नहीं दे सकते। सही है, ये मैं आपको पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। जो ह्यूमन टच आप दोगे, जो आप अपना एनालिसिस बताओगे, जो आपके लर्निंग्स आप बताओगे, वो पूरे जनरेटिव एआई मिलके अगर पावर में आ जाए ना, सबको एक कर दो आप, चैट जीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, ग्रॉक, सबको एक साथ मिला दो आप, नहीं देंगे वैसा आंसर, राइट। तो मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है, मतलब मैं इस माइंडसेट से नहीं हूँ। मैं आपसे ये एक सवाल करूंगा। हाँ। नागपुर में काफी सारे स्लैंग वर्ड्स यूज होते हैं। हाँ। तो आप एज अ नागपुर सिटीजन कभी आपके माइंड में आया होगा कि इसका क्या इंग्लिश में मीनिंग होता है, तो आपने कुछ ऐसा देखे हो? देखिए मेरे से ना एक नागपुर के एक मतलब स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा था। हाँ। ना हमारे छावनी में आपने देखा कि पूनम चेम्बर के सामने पिल्लर पे लिखा हुआ है, बहुत सारे नागपुरी स्लैंग, वहाँ एक स्लैंग लिखा हुआ है भाईताड़। ना क्या मतलब होता है इसका? और ये वर्ड आपने भी कभी ना कभी अपने बहुत बेस्ट बडी को बोला है, आपके हम उम्र इंसान को, आपके कॉलेज फ्रेंड को बोला होगा, है ना, भाई भाईताड़, क्या बे भाईताड़, हमारे नागपुर की भाषा बोलते हैं हम। अब नेशनल लेवल पे लोग सुन रहे होंगे, बोलेंगे कि पढ़ा लिखा आदमी क्या बोल रहा, पर ये हमारी सिटी का कल्चर है, फ्लेवर है। जब तक कि हम अपने दोस्त को भाईताड़ नहीं बोलते, हमको मजा नहीं आता, हमको फील ही नहीं होता कि वो मेरा बडी है करके। अगर हम बोलेंगे तो भाईताड़ का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है कि ऐसा केयरलेस पर्सन, इररिस्पॉन्सिबल, जिसके पास कोई साइक नहीं है, यानी बिना दिमाग के काम करता है ना, उसको बोलो हम बता करता ही नहीं। तो हम मतलब तो फिटियाली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? देखिए ये एक वर्ड हमारे नागपुर में बहुत चलता है, बाकी के सब लोगों को बता देता हूँ, नेशनल लेवल पे सुनेंगे तो। फिटियाली मतलब ये चीजें होती है कि जब आप बेकार बैठ के टाइम पास करते, कुछ भी नहीं कर रहे, कॉलेज गए, कैंटीन में बैठ गए और वहां बैठ के बेकार की बातें कर रहे, तो इसको बोलते हैं फिटियाली, है ना, ये आपको तो पता है, हमारे व्यूवर्स को नहीं पता होगा। तो इसको हम सिंपल टाइम पास बोलेंगे, टाइम पास, वेस्ट ऑफ टाइम बोलेंगे, टाइम पास बोलेंगे, हम कुछ भी नहीं कर रहे। और सही वर्ड आपने बोला चिल करना बोलेंगे, हमारे जैसे दिल्ली में बोलते हैं वेल्ला बैठा है, वेल्ला है, कोई काम का नहीं है। तो ये जितने भी टर्म्स है, आपने मतलब मेरा तो इमोशन हिट कर दिया। दिल्ली साइड में बोलते गेड़ी मार के आएंगे, चलो फिटियाली करके आएंगे। देखिए इट्स बीन 37 इयर्स में नागपुर में रह रहा हूँ, यहीं पैदा हुआ, यहीं पला, यहीं बड़ा। बीइंग इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री मुझे कई चांस मिले, पुणे जाने, बैंगलोर जाने, यहाँ तक कि मैंने एक इंटरव्यू यूके का भी क्रैक किया नागपुर में बैठ के, राइट। मुझे यूके जाने का चांस मिला नागपुर से, पर मैं अपनी सिटी छोड़ के कभी नहीं गया, राइट। उसके बहुत सारे रीजन है, फैमिली के भी रीजन है, मैं अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को कभी छोड़ के नहीं जाना चाहता। पैसा वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता, घूमना फिरना वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। आज मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, अभी यहाँ से घर जाऊंगा, मैं अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के खाना खाऊंगा, ये कोई पैसे के बराबर नहीं है। सही है। मैं अभी घर जाके अपने बच्चों से मिलूंगा, वो मैं जाऊंगा, वो जाते से दरवाजा खोलेंगे और आके मुझे लपक जाएंगे, मुझे बैग भी नहीं उतारने देंगे। ये यूके का कोई
कोई भी जगह मुझे ये खुशी नहीं दे सकती, मैं मानता हूँ। तो मैं नागपुर में रहा हूँ, तो नागपुर के ये सब जब टर्म आते हैं ना, मोहब्बत भी है नागपुर से, बहुत मोहब्बत है, तो बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है, बता नहीं सकता। और ऑफलाइन के बारे में आप एक बात पूछ रहे थे, तो वो बात कंप्लीट नहीं कंप्लीट कर दीजिए कि बहुत जल्दी मैं ऑफलाइन कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। क्या बात कर रहे हो? बहुत जल्दी। कब ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई मतलब देख रहे हैं और वो सोचेंगे, क्योंकि देयर आर पीपल नागपुर में, मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं, कोई डीजे है प्रोफेशनल इसमें, और उनको सीधा कॉल आता है आगे से क्लब मैनेजर का या कोई मार्केटिंग हेड का कि ब्रो व्हेन आर यू कमिंग टू गोवा। तो अब इसके पास जवाब नहीं है, क्योंकि अब ये हिंदी बोलेगा और आगे वाला पकड़ लेगा कि ये ऐसा है। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश सीखना है आपको ऑफलाइन। पता है नागपुर के कई फेमस इन्फ्लुएंसर है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हाँ, गूगल कर लेना जिन्होंने मुझे डीएम करके रखा है, हाँ, जब मुझसे पर्सनल मीटिंग किया गया, मोहसिन सर जब भी इंग्लिश का बैच चालू करोगे, हाँ, तो हमें इन्फॉर्म करना। हाँ, और मैं इतना हम्बल हूं कि मैं उनको डीएम करूंगा, हाँ, हाँ, कि देखिए भाई मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं सही। डीएम करके बताऊंगा। हाँ, और बहुत जल्दी हम उसको लॉन्च करने वाले हैं। मैं बहुत बिजी रहने की वजह से उसको लॉन्च नहीं कर पा रहा, क्योंकि ऐसा होता है कि आप एक नेशनल लेवल का ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं, है ना, उसमें आप एजुकेशन में हो और आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो। जब हम ऑफलाइन चालू करते हैं तो ऑफलाइन की अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होगी, ऑफलाइन के लिए एक अच्छा प्लेस लगेगा, है ना, जहां पर सब लोग आ सके, वहां अच्छी पार्किंग हो, हर चीजें हो। तो वो सब करने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कौन सा सुटेबल प्लेस होगा। हालांकि मैं फ्रूगल में बिलीव करता हूँ, मैं बहुत बड़ी एकदम तैयारी के साथ नहीं उतरूंगा। तो अभी तो हमने ये डिसाइड किया था कि मेरा ऑफिस काफी बड़ा है, राइट, मेरा जो कॉर्पोरेट ऑफिस है जहां से मैं सब ऑपरेट करता हूँ, सेंट्रल एवेन्यू पे मेरा ऑफिस है। तो इसीलिए उस दिन अभी हमने एक रील बनाई थी, वो जो बिपटिया था वो सेंट्रल एवेन्यू आया था मोहसिन सर से मिलने। अच्छा इंग्लिश सिखोन दे। यस, तो वो मेरी टीम बोली कि सर इस पे कुछ बनाते हैं। तो फिर हमने इसको कनेक्ट किया कि लोग बोले कि बिपटिया नागपुर में क्यों आया, तो हमने बोला कि बिपटिया नागपुर में मोहसिन सर से मिलने आया था और उसको इंग्लिश सीखना था। चलो ये आइडिया अच्छा है, बिपटिया पॉडकास्ट करना है, बनाना है अपने को। तो बोले क्यों आया, तो बोले जंगल सफारी पे अक्सर फॉरेनर्स आ रहे हैं, और बिपटिया बोलते कि ये लोग क्या बोलते मेरे समझ में नहीं आता, मतलब मराठी करते पर इंग्लिश नहीं करते। तो हमने उसको थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश की। तो सेंट्रल एवेन्यू पे मेरा ऑफिस है। तो अभी हम फ्रूगल चालू करेंगे और पहली बैच में मैं मुश्किल से 10-15 लोगों को लूंगा बस। बहुत जल्दी अनाउंस करूंगा, मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे वो बात आ जाएगी। आप लोग मोहसिन सर को अगर नागपुर वाले देख रहे हैं और फॉलो करना चाहते हैं तो इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल है, आप दोनों जगह फॉलो कर सकते हो। और काफ़ी अच्छी इंग्लिश पे इनकी कमांड है, और इनका वो पेन जो इनको खुद नहीं आती थी और उसके बाद में इन्होंने सीखी और अब वो सिखा रहे हैं। राइट, तो एक सही टीचर है सिखाने के लिए। राइट, आई थिंक मोहसिन सर हमारी काफ़ी बढ़िया बातचीत रही। राइट। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हमने जो पब्लिक को बताना था और हम नहीं बता पाए, ऐसा कुछ मिस हुआ हमसे? देखिए यहाँ पर हम तो मेजर चीजें तो कवर कर चुके हैं। बहुत जल्दी हमारा ऑफलाइन कोर्स चालू होने वाला है, ये बात आपने पूछ ली। और यहाँ पर एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि इंग्लिश को लेकर ना सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चल रही है जो कि बहुत गलत है। जो कि एक सेंसिबल इंग्लिश का ट्रेनर या टीचर है वो ये चीजों को समझता है। और ये लोग जो कर रहे हैं ये कोई 5-10 हजार फॉलोअर वाले लोग नहीं कर रहे, बड़े बड़े इंस्टाग्रामर जिनके 2.5 मिलियन फॉलोअर्स, जिनके 3 मिलियन फॉलोअर्स, भयंकर फैन फॉलोइंग उनकी, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर उनकी फैन फॉलोइंग, पर ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा रहे हैं कि जो चीजें उन्होंने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था और उस पे से फिर मैंने वापस एक वीडियो बनाया था। मेरा वायरल नहीं हुआ क्योंकि अच्छी बात लोगों को पसंद नहीं आती, सही बात लोगों को पसंद नहीं आती, उनको इंटरटेनिंग चाहिए, कुछ मसाला चाहिए। राइट, है ना। जैसे जो एक बहुत ट्रू टीचर होते हैं ना, जैसे मैं बन चुका हूँ, हालांकि मैं तो इंजीनियर था लेकिन बाद में टीचर बन गया, जो बहुत किसी चीज की गहराई को जानते हैं, तो उनको बहुत गहराई वाले ही पसंद कर पाते हैं, आम जनता पसंद नहीं कर पाती, है ना। तो मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, ऐसे एक दो वीडियो बताता हूँ। कि एक वीडियो चला इंस्टाग्राम पे, उसमें कहा कि जलेबी को इंग्लिश में फनल केक कहते हैं, कचौरी को इंग्लिश में पाई कहते हैं, पकोड़े को इंग्लिश में फ्रिटर्स कहते हैं, और समोसे को इंग्लिश में रिसॉल कहते हैं। ऑल बुलशिट, ऐसा कुछ नहीं कहते। ये जो है ना इतनी बड़ी बकवासबाजी है। हाँ। मतलब आप एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपका नाम क्या है? शाहजेब, ठीक है। किसी का नाम होगा सूरज, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे नागपुर में बहुत सारे सूरज हैं। तो आप जब सूरज से इंग्लिश में बात करोगे तो उसको क्या बोलोगे? सूरज खोबरा गड़े, सन खोबरा गड़े, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं, आप उसको सूरज को सूरज ही बोलेंगे, है ना। क्यों? इंग्लिश का
एक प्रिंसिपल है जो बहुत डिटेल ग्रामर में अगर कोई गया तो पढ़े कि ये प्रॉपर नाउन है। मोहसिन इंग्लिश में भी मोहसिन ही रहेगा, प्रिंस इंग्लिश में भी प्रिंस रहेगा, शाहजेब इंग्लिश में भी शाहजेब रहेगा, और सूरज जो है वो इंग्लिश में भी सूरज ही रहेगा, है ना। पूजा इंग्लिश में वर्शिप नहीं हो जाएगी, वो पूजा ही रहेगी, आप उसको एज इट इज ट्रांसलेट नहीं कर सकते। जैसे पीटर इंग्लिश में पीटर हो जाता, क्या पीटर ही होता है। एडम इंग्लिश में एडम ही रहता है, आदम नहीं हो जाता, है ना। हम उर्दू में बोलेंगे तो बात अलग है, क्योंकि वो तो एक जनरल टर्म है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अब क्या कर दिया, अब लोगों को बड़ा मजा आता है, अरे मैं पागल था आज तक के, मुझे ये नहीं मालूम था कि जलेबी को फनल केक, हाउ इडियट आई वाज, कितना पिछड़ा हुआ हूँ यार मैं। लोग मतलब ये फील करते रील वायरल हो जाती। अब बता दिया भैया, बताने वाले ने मुंह खोला, फटफट इधर से कहीं से कॉपी किया, वहां से पेस्ट किया। हमारी एक आदत है, मैं बोलता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे 1000 से ज्यादा पोस्ट है, मैं एक एक पोस्ट को इतना चेक करके बनाता हूँ, एक एक स्क्रिप्ट को, कि ये गलत तो नहीं है, यहाँ पर ये गलती तो नहीं है, वहां पे वो गलती तो नहीं है। इवन हम कई सारी चीजों को ना हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो मात्रा की भी गलती बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि हम एक अथॉरिटी है, हमको देखकर लोग बोलेंगे कि ये सही है, ये गलत है, बराबर है ना। छोटी सी मिस्टेक भी बर्दाश्त नहीं करता। मैं मेरे एडिटर्स मेरे से परेशान है ये चीज को लेके, मैं एडिटिंग पे उतनी बात नहीं करता, लेकिन अगर कहीं छोटी सी गलती है कि यहाँ एक्सक्लेमेशन चाहिए था, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं चाहिए था, यहाँ ये चाहिए था, मैं वो गलती भी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि सामने वाला तो ये सीखेंगे मोहसिन सर ने ऐसा बताया तो यही सही है। तो अब ये तो बोल दिया जलेबी को फनल केक बोलते हैं, ये सब गलत है ना। जलेबी को इंग्लिश में भी जलेबी ही बोलेंगे। तर्री पोहा को क्या बोलोगे आप इंग्लिश में? पोहा ही बोलेंगे। भाई नागपुर का इतना आइकॉनिक फूड है, तो आप तर्री पोहा को क्या बोल दोगे? कुछ और तो नहीं बोल दोगे, है ना। ऐसे तो नहीं बोल दोगे पोहा विद ग्रेवी, ऐसा कुछ तो भी नहीं बोल दोगे ना, नहीं बोलेंगे आप। तर्री पोहा को तर्री पोहा बोलेंगे, सूरज को सूरज, पूजा को पूजा, जलेबी को जलेबी बोलेंगे, फिर पकौड़ों को पकौड़े बोलेंगे, कचौड़ी को कचौड़ी बोलेंगे, समोसे। दूसरी बात, ये जो फनल केक है ये एक यूरोपियन या अमेरिकन डिश है, मैंने उसकी रिसर्च किया था, मैं अभी बोल रहा हूँ यूरोपियन है, वो एक स्पेशल टाइप की डिश है, तुमने उसको यहाँ लगा दिया। फ्रिटर्स एक वहां की डिश है, पाए वहां की एक डिश है, आप उसको बोलो। आप पिज्जा को हिंदी में कुछ और बोल दोगे क्या? आप पिज्जा ही बोलोगे, पिज्जा को रोटी थोड़ी बोल देंगे। आप ऐसे तो नहीं बोल दोगे ब्रेड विद चीज या कुछ, तो भी ऐसा नहीं बोल दोगे ना अपने इंडियन टर्म्स में। और ये तो पुरानी चीज हो गई, ये मतलब ये 2-3 साल पहले इंस्टाग्राम पे बड़ा वायरल भी हुआ था, मैंने इस पे रील्स भी बनाई, तो बहुत सारे लोगों ने मेरी तारीफ भी की कि यू आर द ओनली क्रिएटर जिसने इसको क्रिटिसाइज किया है। हालांकि मेरी एक आदत क्या है, मैं किसी और टीचर की क्लिप लेता नहीं, आजकल तो अलाउ भी कर देते हैं, क्रेडिट देते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ यार उनको बदनाम नहीं करना है। हमारा मकसद ये नहीं है कि वो क्रिएटर को बदनाम करना है कि उसने ये गलत पढ़ा है, हमारा सिर्फ इंटेंशन ये है कि लोगों तक के सही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। उसको बदनाम करना है कि वो 2.5 पे और गलत पढ़ा रहा, ये हमारा काम नहीं है। हम पॉलिटिशियंस थोड़ी, हम तो टीचर है, हमारे इंटेंशन अलग है ना। दूसरा अभी एक नया चल रहा है, बहुत एक सर के इस पे मैंने देखा, एक इंग्लिश टीचर को देखा मैंने, तो उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने एक वीडियो बनाया, आप हैरत करोगे प्रिंस, उस वीडियो पे 28 मिलियन व्यूज है। किस चीज पे वो वीडियो बताता हूँ, 2.28 मिलियन, 2 करोड़ 80 लाख, 2 करोड़ 80 लाख। क्या बता रहे वो कि टॉयलेट को, अगर टॉयलेट कैफे में है तो उसको पाउडर रूम बोलते हैं, अगर टॉयलेट स्टेडियम में है तो इसको क्यूबिकल बोलते हैं, अगर टॉयलेट रेलवे स्टेशन पे है तो इसको पब्लिक कन्वीनियंस बोलते हैं, अगर टॉयलेट स्विमिंग पूल में है तो इसको चेंजिंग रूम बोलते हैं। सब बकवासबाजी। क्या बात कर रहे हो? सब बकवासबाजी। तो पाउडर रूम किसको बोलते हैं? आपको एक बात बताओ, तो देखिए एक फैंसी टर्म है ना, जो इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज ने टॉयलेट के, मैंने इस पे बहुत अच्छी रिसर्च करी, ब्रॉडली 4 ही नाम बताए। एक तो ये कि आप उसको टॉयलेट को डायरेक्ट टॉयलेट बोलो, है ना, मराठी में संडास ही बोलोगे ना। सही है। आप उसको उर्दू की तरह तो नहीं बोल दोगे एकदम तलफ्फुज सुधार के। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई इंसान टॉयलेट को मराठी में संडास बोलता है तो आप उसको क्या गलत समझोगे क्या? नहीं, ये मराठी है ना, उर्दू में कुछ और बोलेगा, हिंदी में। तो यहां पर टॉयलेट को आप डायरेक्टली टॉयलेट बोलिए, ऐसी जगह जहां पर आप बोल सकते हो, घर में बोल सकते हो, कहीं और बोल सकते हो। अगर आप एक ऐसे फॉर्मल इन्वायरमेंट में, इस पे मैंने अभी रील भी बनाई है, एक फॉर्मल इन्वायरमेंट में हो तो आप उसको बोलिए वॉशरूम, जैसे कि आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, है ना। और अगर आप किसी थोड़े फैंसी जगह हो, जैसे कैफे हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, और होटल हो गई या और कोई, तो आप उसको रेस्टरूम बोल दो। सिर्फ फ्लाइट एक ऐसी जगह है जहां स्पेशल नाम दिया गया उसको लेवेटरी।
लेबोरेटरी सिर्फ फ्लाइट है किसी, है ना, बाकी जबरदस्ती का अपनी मर्जी से। अच्छा ऐसा था कि बोलने में बड़ा मजा आता ना, कैफे में जाता कैन आई गो टू पाउडर रूम इफ यू डोंट माइंड, तो वो सुनने में बड़ा कूल लगता, तो लोग उसको हटाकर क्या बोल देते पाउडर रूम। तो ऐसा इंग्लिश का ऐसा कोई पार्ट नहीं है, चलन अपनी जगह है, पर अगर इंग्लिश लैंग्वेज की अगर आप अथॉरिटी की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये जब बात बताई जाती तो इस पे 28 मिलियन व्यूज क्यों आए, क्योंकि जो लोग इंडिया में इंग्लिश सीख रहे हैं उनको क्या लगता मेरे को नहीं मालूम था, हाँ, ये इन्फॉर्मेशन तो गलत है ना। सही है। तो मैं सारे व्यूवर से एक बात ये बोलूंगा कि आप जब कभी भी कोई कंटेंट देखो तो उस पे आंख बंद करके भरोसा मत कर लो, अनटिल एंड अनलेस वो किसी बहुत रेप्यूटेड क्रिएटर से बनाया गया है, जो उस फील्ड का बहुत एक्सपर्ट है, कोई मार्केटिंग का है, कोई फाइनेंस का है, कोई इंग्लिश का है, तो अगर वो एक्सपर्ट है तो उसके ऊपर आप भरोसा कीजिए। और कोई भी ऐरा गैरा नत्थू गैरा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टॉम डिक हैरी, वो आ जाए और किसी भी बारे में पाउडर रूम बोल दे, फनल केक बोल दे, तो उसकी थोड़ी सी क्रॉस चेक कर लिया कीजिए। चलिए, काफी अच्छी बातचीत रही जी। मैं चाहूंगा हमारे व्यूअर्स में से अगर कोई आपका कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई कूपन कोड भी जनरेट हो जाए। जलेबी ठीक है, जलेबी ठीक है, हाँ जलेबी ठीक है। ज्वाइन करेंगे तो जलेबी बोलते तो हम डिस्काउंट जरूर देंगे आपकी वजह से। हाँ। और जो लोग इसको फनल केक जो बोलेगा हाँ। उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, देख लो। तो अगर जो भी लोग ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम के बायो में लिंक है, आप वहां से क्लिक कीजिए। 2 दिन का मेरा डेमो क्लास फ्री होता है जब मैं जूम पे पढ़ाता हूँ। वहां मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाने वाला हूँ, सब कुछ बताऊंगा आपको। तो मेरे बायो में लिंक है, आप क्लिक कर लीजिए। मेरी वेबसाइट है officialenglishoperations.com, यही लिंक वहां पे भी है, उस पर क्लिक कर लीजिए। आप फ्री में मेरा बायो डेमो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बायो में लिंक है। उसके बाद आपको ठीक लगे तो ज्वाइन कीजिए, ना लगे तो कोई जबरदस्ती नहीं है। और जलेबी कूपन कोड नहीं भूलना है। जलेबी पे हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अच्छा लगा मोहसिन सर आपसे बात करके, काफी इंग्लिश के ऊपर में बहुत कुछ जानने मिला। खुशी हुई मुझे आपसे। मैं चाहूंगा कि हम इसका पार्ट 2 करें, सो दैट हम थोड़ा इंग्लिश की जो हिस्ट्री है उससे भी लेके आए थोड़ा, ताकि लोगों को समझ में आए कि कल्चरली कैसे हम इंडियंस इंग्लिश को इतना ज्यादा प्रेफरेंस देने लगे। तो मैं चाहूंगा कि आप पार्ट 2 कब हम शेड्यूल कर सके, काशिफ से बात करके, जब भी हो सका है बिल्कुल करते हैं। आप बहुत दूर नहीं है मेरे ऑफिस से, हाँ जब आप बुलाएंगे हम जरूर 2-5 दिन पहले आप बता दीजिए, चलेगा, हम शेड्यूल करके जरूर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं बाकी सर की जितनी भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलो बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।